ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कर रहे थे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें किस तरह से पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से उसकी लाइफ साइकिल को देखना है, ठीक है, प्लांट किंगडम के कॉन्सेप्ट्स को उसमें किस तरह से अप्लाई करना है, अभी वो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया कि जैसे हमारा एंजियोस्पर्म का जो प्लांट होता है वो अपने आप में क्या होता है, स्पोरोफाइट है। तो अगर वो स्पोरोफाइट है तो ऑब्वियस है वो किसे प्रोड्यूस करेगा, स्पोर को प्रोड्यूस करेगा। स्पोर कैसी स्ट्रक्चर होती है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। और स्पोरोफाइट कैसा स्ट्रक्चर होता है, डिप्लॉयड, मल्टीसेलुलर एंड डिफरेंशिएटेड। ठीक है, तो हमने आपको बताया था स्पोरिक मियोसिस करेगा एंजियोस्पर्म का प्लांट और स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा। स्पोर्स कितने टाइप के प्रोड्यूस होंगे, दो टाइप के, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। अच्छा, आप बिना पढ़े ये भी गेस कर सकते हो कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जैसे टू टाइप ऑफ स्पोर ही क्यों प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, दरअसल क्या होता है, जहाँ पर भी सीड बनता है पूरे प्लांट में, तो जहाँ पर भी सीड बनता है आप उसको कह सकते हो, जहाँ पर भी सीड हैबिट होती है वहाँ पर टू टाइप ऑफ स्पोर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जहाँ पर भी सीड होता है वहाँ पर हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन का होना सीड हैबिट के लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है, उस बात को अभी हम आपके सामने प्रूव भी करेंगे कि सीड हैबिट के लिए हेट्रोस्पोरी कंडीशन क्यों होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम लोग बिना एंजियोस्पर्म को पढ़े इस बात को गैस कर सकते हैं कि अगर एंजियोस्पर्म सीड का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसका मतलब हेट्रोस्पोरी होगी। और हेट्रोस्पोरी का मतलब है कि टू टाइप के स्पोर्स को ये प्रोड्यूस करेगा, माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा, मेगास्पोर को प्रोड्यूस करेगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम है। और माइक्रोस्पोरेंजियम मौजूद होता है एंथर में। एंथर किसका पार्ट होता है, स्टमेन का पार्ट होता है। और स्टमेन कहाँ मौजूद होता है, फ्लावर में मौजूद होता है। तो अब आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन आ गई, ठीक है, कि स्टमेन में जो एंथर है वो अपने आप में माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। अब देखिए, जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, तो फ्लावर में फिर से आपने ये देखा था ना, ये स्टमेन है, स्टमेन का ये वाला पार्ट एंथर है, तो देखो एंथर को अलग किया गया। ठीक है, और इस एंथर में अगर हम लोग अंदर जाकर देखेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में किसका प्रोडक्शन हो जाएगा, माइक्रोस्पोर का। अब बताओ, हमने आपको बार बार कहा ये स्पोरोफाइट है, तो इसका एंथर और फिलामेंट भी क्या होगा, स्पोरोफिटिक पार्ट होगा। इसके अंदर जो स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल होंगी वो भी स्पोरोफिटिक पार्ट होंगी। तो आपको पता है स्पोरोफाइट की प्लॉइडी क्या होती है, 2n। इसका मतलब इसके अंदर जो स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स होंगी उसकी भी प्लॉइडी क्या होगी, 2n। इसके अंदर जो स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल होती है उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब आप सोचो माइक्रोस्पोर को बनाना है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की रिक्वायरमेंट है, तो इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा। तो ये देखो इन्होंने लिखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी। और माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या होगी, एन होगी। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनाने के लिए क्या करना होगा, मियोसिस करना होगा। और इस तरह से जैसे ही मियोसिस हो जाएगी तो एक मियोसिस से आपको पता है ना 4 सेलें बनती हैं, तो इस तरह से देखो एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बन गए। ठीक है, अब हमने कहा था बहुत आराम से, देखो जितना ज़्यादा हम लोग सोचेंगे ना, जितनी ज़्यादा हम लोग एनालिसिस करेंगे ना, उतना ही हमारे हमारे क्या कहते हैं, चैप्टर हमारी ग्रिप में होगा। हम लोग समझ पाएंगे कि इस चैप्टर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हो क्या है, हमने आपसे बार बार कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं बस पढ़ते ही चले जाए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी बात हमें पढ़ाई जा रही है वो हमें क्यों पढ़ाई जा रही है। ठीक है, जैसे माइक्रोस्पोर का यहाँ पर हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने आप में ये सवाल जरूर करो कि यहाँ पर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन क्यों पढ़ाया जा रहा है। हम लोगों को तो पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ स्पोर प्रोडक्शन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही आप करोगे तो आप इसके कोर को, आप इसके रूट को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, अब देखो, प्रीवियस लेक्चर में ही हमने आपको बताया था कि ये स्पोर का प्रोडक्शन इस वजह से कर रहा है क्योंकि प्लांट के केस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्लांट के केस में गैमीट का फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं होता है। प्लांट के केस में पहले स्पोर बनता है, फिर स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है, और फिर गैमेटोफाइट से गैमीट बनता है। ये बात हम इस वजह से बार बार बोल रहे हैं कि इस बात को आप अपने दिमाग में फिट कर लो। ये बात एंजियोस्पर्म में ही सिर्फ एप्लीकेबल नहीं है, पूरे प्लांट किंगडम में एप्लीकेबल है। तो पूरे प्लांट किंगडम में एक जैसी ही कहानी चलती है। ठीक है, हमने आपसे कहा था ना, इस चैप्टर को समझते ही आप पूरे प्लांट किंगडम को लगभग क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, आप उसे भी समझ लोगे। तो पहले अपने दिमाग में एक रूल फिट कर लो। रूल क्या है कि स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट से गैमीट बनता है।
गैमीट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। गैमेटोफाइट में भी देखो गैमीट वर्ड आ रहा है, तो गैमेटोफाइट भी कैसी स्ट्रक्चर होती है, हैप्लॉइड। गैमीट हैप्लॉइड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। अब ये बातें हम लिख देंगे, ठीक है। स्पोर कैसी स्ट्रक्चर होती है, वो यूनिसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्पोर अगर यूनिसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और वो जिससे प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, वो 2n होगा। तो 2n से n बनाने के लिए क्या करना होगा, मियोसिस। तो प्लांट के केस में गैमेटिक मियोसिस नहीं होती है, प्लांट के केस में स्पोर बनाने के लिए मियोसिस हो रही है। इसका मतलब प्लांट के केस में कौन सी मियोसिस होगी, स्पोरिक मियोसिस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अभी हम आपको पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन, पूरे चैप्टर को एक कंक्लूसिव फॉर्म में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक तरह से पूरा कंक्लूजन हम जानते हो क्या कर रहे हैं, हम आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ताकि जब वो फ्रेमवर्क आपके दिमाग में डेवलप हो जाए तो फिर हम एक एक बात बहुत प्रॉपर डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आपको पहले से बस ये पता लग जाए कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। अगर हमें स्पोर का प्रोडक्शन पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, अगर हमें मियोसिस पढ़ाई जा रही है तो क्यों पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं। अब स्पोर बन गया, अब नियम ये कि स्पोर से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट, ठीक है। स्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना है, लेकिन जो गैमेटोफाइट है वो मल्टीसेलुलर है, स्पोर यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बनाना है और प्लॉइडी को सेम रखना है, तो क्या होगा, माइटोसिस। तो स्पोर जब गैमेटोफाइट बनाएगा तो क्या करेगा, माइटोसिस। तो देखिए बिना पढ़े अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि लाइफ साइकिल में होगा क्या। ये स्पोर बन गए। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है माइटोसिस, तो ये माइटोसिस है, तो अब माइटोसिस होकर क्या बनेगा, तो अब स्पोर से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए गैमेटोफाइट बन गया। अब माइक्रोस्पोर है तो ऑब्वियस है कि मेल गैमेटोफाइट बनेगा। अगर मेगा स्पोर होता तो फीमेल गैमेटोफाइट बनता, ठीक है। अब हमें सोचना यह है कि एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट कौन है, तो एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट पॉलिन ग्रेन होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट की बात करें तो वहाँ मेल गैमेटोफाइट एंथ्रीडियम होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट पॉलिन ग्रेन होता है, ठीक है। हर बात की वजह है, दरअसल क्या हुआ है, जब एंथ्रीडियम मेल गैमेटोफाइट हुआ करता था तो मेल गैमेट पानी में रिलीज होता था, ठीक है। और इस तरह से फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट थी, और वाटर की रिक्वायरमेंट होने की वजह से ये जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट टेरेस्ट्रियल में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट पॉलिन ग्रेन बना और पॉलिन ग्रेन डिस्पर्स होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो पॉलिन ग्रेन जब हवा में डिस्पर्स होना स्टार्ट हो गया, इंसेक्ट के थ्रू डिस्पर्स होने लगा, तो वो मेल गैमेट को पानी में रिलीज नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि मेल गैमेट को अब पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर वाटर की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब है कि प्लांट आसानी से जमीन में सक्सेसफुली क्या कर सकता है, अपना जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। मतलब हम आपको एक सीधी लाइन आपके दिमाग में फिट कर रहे हैं कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में मेल गैमेटोफाइट एंथ्रीडियम था। जिम्नो एंजियो में पॉलिन ग्रेन क्यों बना, तो जिम्नो एंजियो में पॉलिन ग्रेन इस वजह से बना ताकि वाटर को लेकर प्लांट की जो डिपेंडेंसी है फर्टिलाइजेशन के लिए वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और वाटर को लेकर डिपेंडेंसी, वाटर को लेकर अगर निर्भरता खत्म होगी तो फिर होगा क्या, तो वाटर डिपेंडेंसी अगर खत्म होगी तो फिर उसके बाद क्या होगा कि प्लांट आसानी से टेरेस्ट्रियल में सक्सेसफुली क्या कर पाएगा, अपना जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएगा, ठीक है। आपको पता है कि ये जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, ये जमीन में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर जमीन में आने की कोशिश कर रहे हैं तो एवोल्यूशनरी टाइम में इनमें कुछ ऐसे चेंजेस होंगे ताकि ये जमीन में सक्सेसफुली क्या कर सके, अपना जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। और जमीन में अगर उसको सक्सेसफुली जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसे वाटर से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। फर्टिलाइजेशन जैसे प्रोसेस के लिए भी उसे वाटर से क्या होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो पॉलिन ग्रेन के आने का मतलब ही है वाटर इंडिपेंडेंसी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन बनेगा, मेल गैमेटोफाइट, यहाँ पर एंथ्रीडियम ना होकर पॉलिन ग्रेन होगा, क्योंकि किसका डिस्पर्सल हो जाएगा, पॉलिन ग्रेन का डिस्पर्सल हो जाएगा। और पॉलिन ग्रेन ही किसको बनाएगा, मेल गैमीट को बनाएगा, क्योंकि नियम ये स्पोर से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से क्या बनता है, गैमीट बनता है। तो स्पोर से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट किसको बनाएगा, गैमीट को बनाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉलिन ग्रेन है, तो ये जो पॉलिन ग्रेन है ये किसे बनाएगा, गैमीट को बनाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो पॉलिन ग्रेन है टू सेल स्टेज है, ट्यूब सेल है और क्या है, जनरेटिव सेल। और इसमें ये जो जनरेटिव सेल है यही डिवाइड करके दो मेल गैमीट बना देगा, ठीक है। तो ये पूरा पॉलिन ग्रेन है। अब देखो
ये जनरेटिव सेल ही डिवाइड करके इसने कितने स्पर्म बना दिए, 2 स्पर्म बना दिए, तो फॉर्मेशन फाइनली मेल गैमेट का हो गया। तो मेल गैमेट की कहानी क्लियर हो गई। तो जल्दी से फिर से एक बार, सबसे पहले क्या होगा, फ्लावर होगा, ठीक है, और फ्लावर जो होगा उसके पास क्या होगा, स्टेमेन होगा, स्टेमेन में क्या होगा, फर्टाइल पोर्शन, एंथर होगा, एंथर का सेक्शन कट करोगे उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर माइटोसिस करके मेल गैमेटोफाइट मतलब पॉलिन ग्रेन बनाएगा, ठीक है, और पॉलिन ग्रेन क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। पॉलिन ग्रेन के अंदर जनरेटिव सेल होगा और जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बना देगा, मेल गैमेट बना देगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक फ्रेम डेवलप हो गया। पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन क्यों हुआ, एंथ्रीडियम यहाँ पर क्यों नहीं बना, वाटर इंडिपेंडेंसी वाला जो फैक्टर हमने आपको बताया वो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब एक बार हम रिवर्स चलते हैं, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाएगा। मेल गैमेट अगर बनाना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमेट चाहिए, तो गैमेट के लिए प्लांट में क्या बना होना चाहिए, गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेट किससे बनेगा, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट यहाँ कौन है, पॉलिन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट किससे बनेगा, माइक्रोस्पोर से। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर चाहिए। माइक्रोस्पोर किससे बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ पर होगा, स्पोरेंजियम में होगा, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम चाहिए। माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ होगा, एंथर में होगा, मतलब एंथर चाहिए। और एंथर कहाँ होगा, स्टमेन में होगा, मतलब स्टमेन चाहिए। स्टमेन कहाँ होगा, फ्लावर में होगा, इसका मतलब क्या चाहिए, फ्लावर चाहिए। तो देखिए रिवर्स मैनर भी हमारे दिमाग में फिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मेल गैमेट बन गया, ठीक है। मेल गैमेट को कौन कैरी कर रहा है, तो मेल गैमेट को पॉलिन ग्रेन कैरी कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं पॉलिन ट्यूब कैरी कर रहा है, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग फीमेल के गैमेट के फॉर्मेशन के बारे में सोचते हैं। तो देखो पहली बात, फिर अगर हम रिवर्स ही सोचें, हम सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे रहेंगे, फिर हम लोग देख लेंगे। अगर फीमेल गैमेट बनाना है तो फीमेल गैमेटोफाइट चाहिए। रिवर्स चलते हैं, तो फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि ये तो नियम ही है कि गैमेटोफाइट से गैमेट बनेगा, तो फीमेल गैमेट अगर चाहिए तो फीमेल गैमेटोफाइट चाहिए, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट आपने कई बार पढ़ा होगा, यहाँ पर 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अभी बस आप अपने दिमाग में इतना याद ध्यान रखो कि फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर एम्ब्रियो सैक है जो कि 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। फीमेल गैमेटोफाइट किससे बनेगा, तो नियम ही है स्पोर गैमेटोफाइट को बनाएगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट को कौन बनाएगा, स्पोर बनाएगा। कौन सा स्पोर बनाएगा, माइक्रो की मेगा, मेगा बनाएगा। यहाँ 2 टाइप के स्पोर क्यों है एंजियोस्पर्म में, क्योंकि सीड है। हर सवाल का जवाब है क्योंकि सीड है, और जब सीड होगा तो कितने टाइप के स्पोर होंगे, 2 टाइप के स्पोर, माइक्रो स्पोर एंड मेगा स्पोर, क्लियर, ठीक है। तो मेगा स्पोर जब होगा तभी फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, तभी फीमेल गैमेट बनेगा। मेगा स्पोर किससे बनेगा, तो ऑब्वियस है कि मेगा स्पोर हैप्लॉइड है, ठीक है, और यहाँ पर स्पोरिक मियोसिस होती है। मेगा स्पोर हैप्लॉइड है और ये जिससे बनेगा वो डिप्लॉइड होगा। मेगा स्पोर बनेगा मेगा स्पोर मदर सेल से, और मेगा स्पोर मदर सेल क्या होगी, डिप्लॉइड, ठीक है। अगर मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि वो डिप्लॉइड का पार्ट होगा, मतलब वो स्पोरोफाइट का पार्ट होगा। तो मेगा स्पोर मदर सेल किसका पार्ट होगा, स्पोरोफाइट का पार्ट होगा। स्पोरोफाइट यहाँ पर कौन है, मेन प्लांट है, फ्लावर है। इसका मतलब मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ होगा, फ्लावर में ही होगा, मेन प्लांट में ही होगा। अब ढूंढते हैं मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ होगा, तो आप खुद से गेस करो, है ना, आप देखो भी मत, आप खुद से गेस करो। मदर सेल जो होती है वो स्पोरेंजियम में होती है। कहाँ होती है, स्पोरेंजियम में। तो मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ होगा, मेगा स्पोरेंजियम। और हमने आपको बताया था ना कि मेगा स्पोरेंजियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। एंटुगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम को क्या कहते हैं, ओव्यूल। तो लीजिए हम ओव्यूल तक पहुंच गए कि मेगा स्पोरेंजियम एक्चुअल में यहाँ पर कौन होगा, ओव्यूल होगा। और हमें पता है कि ओव्यूल कहाँ होता है, ओवरी के अंदर होता है। ओवरी का किसका पार्ट होता है, कार्पेल का पार्ट होता है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर क्या मिल जाएगा, ओव्यूल। तो ओव्यूल कहाँ मिल जाएगा, कार्पेल में मिल जाएगा। और कार्पेल और पिस्टल हमें कहाँ मिल जाएगा, फ्लावर में मिल जाएगा। और फ्लावर हमें कहाँ मिल जाएगा, एंजियोस्पर्म के मेन प्लांट में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सारी कहानी क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग सीधे सीधे चलते हैं। तो मेन प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट, मतलब डिप्लॉयड होगा, ठीक है। उसका फ्लावर क्या होगा, वो भी स्पोरोफाइट। फ्लावर में इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जो है वो फ्लावर के पास ही है। माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम फ्लावर के पास भी है। हमें फीमेल से मतलब है तो हमें किसके बारे में सोचना है, हमें मेगा स्पोर के बारे में सोचना है। तो मेगा स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर मेगा स्पोरेंजियम फ्लावर के पास होगा। मेगा स्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा, ठीक है। अब ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, कार्पेल है, ये कहाँ मौजूद है, फ्लावर में मौजूद है। तो मेन प्लांट फ्लावर, फ्लावर से हम लोग कार्पेल में पहुंचेंगे,
ठीक है। तो अब हम लोग फ्लावर से किस में पहुंच जाएंगे, कार्पेल में पहुंचेंगे। ये देखो ये फ्लावर, फ्लावर से हमने कार्पेल को निकाला, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर देख रहे हो क्या है, ओव्यूल, और ओव्यूल ही क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। तो अगर हम लोग ओव्यूल की बात करेंगे तो मेगास्पोरेंजियम है, तो अगर उसमें अगर वो मेगास्पोरेंजियम है तो वहाँ मेगास्पोर मदर सेल है। अब एक पॉइंट ये हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब आपको पढ़ा देंगे, ये जो मेगास्पोरेंजियम है इसकी कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है। तो मेगास्पोरेंजियम की कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा, उसमें मियोसिस होगी, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 3 डिजेनरेट होंगे, केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। तो 4 मेगास्पोर बनेंगे, 3 डिजेनरेट रहेंगे, एक फंक्शनल मेगास्पोर। अब उसके आगे की कहानी क्या है, ठीक है, अब आपको देखना भी नहीं है, आप कॉमन सेंस यूज करो। स्पोर से क्या बनता है, गैमेटोफाइट, तो मेगा स्पोर से भी क्या बनेगा, गैमेटोफाइट, तो मेगा स्पोर से क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो फिर ऑब्वियस है कि मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट, और हमने तुम्हें बता दिया फीमेल गैमेटोफाइट को यहाँ पर क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। स्पोर से गैमेटोफाइट कैसे बनेगा, तो देखो स्पोर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है और गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऑब्वियस है उसे क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस। स्पोर भी हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो क्या करना होगा, माइटोसिस। तो मेगा स्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेगा स्पोर, एक मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक है। तो जनरली एक मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है। तो फिर एक मेगा स्पोर तो एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कितनी सेलें चाहिए होंगी, तो 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, 8 न्यूक्लियस चाहिए होगा, तो ऑब्वियस है क्या होगी, माइटोसिस। अब किस तरह से होती है, आगे की कहानी क्या है, डिटेल में क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, वो तो जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बस हमारा जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाना चाहिए यहाँ से कि मेगा स्पोर माइटोसिस करके फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा, और उसी फीमेल गैमेटोफाइट में कौन मौजूद होगा, एग सेल मौजूद होगा। तो उसमें जब आपको पढ़ाया जाएगा एग ऑपरेटस, तो वहाँ पर आपको 2 साइनालजेट, एक एग सेल, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई पढ़ाया जाएगा, हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसी फीमेल गैमेटोफाइट में हमें क्या मिल जाएगा, एग सेल मिल जाएगा। तो देखो इधर एग सेल का फॉर्मेशन हो गया, और इधर पॉलन ट्यूब जो है उसके अंदर क्या है, मेल गैमेट है। अब आपको पता है पॉलिनेशन में क्या होता है, ये जो मेल गैमेटोफाइट है, पॉलन ग्रेन, ये कहाँ आकर गिरता है, स्टिग्मा में आकर गिरेगा, फिर पॉलन ट्यूब बनेगा, इसी पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होंगे, मेल गैमेट होंगे। अब आप सोचो कि मेल गैमेट कहाँ जाना है, फीमेल गैमेट तक। इसका मतलब है कि पॉलन ट्यूब कहाँ एंटर करने की कोशिश करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पॉलन ट्यूब जाएगा, ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। और उसी ओव्यूल के अंदर, उसी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट। तो उसी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट होगा। ये जो पॉलन ट्यूब है अपने दोनों गैमेट्स को क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है, और फिर मेल गैमेट जो होते हैं, 2 मेल गैमेट जो होते हैं, वो क्या करेंगे, एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज हो जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएंगे तो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगी। जाइगोट एम्ब्रियो बना देगा, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म बना देगा। आपने पढ़ा होगा एंडोस्पर्म क्यों बनता है, ताकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्या मिल सके, नरिशमेंट मिल सके। तो यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करता है, वो भी फर्टिलाइजेशन है। मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करता है, वो भी फर्टिलाइजेशन है। तो 2 फर्टिलाइजेशन होने की वजह से हम यहाँ पर एंजियोस्पर्म को कैरेक्टराइज करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जाइगोट होगा, और एक फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म बनाएगा, और जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एंडोस्पर्म क्यों बना, ताकि वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्या कर सके, नरिश कर सके। जब ये सारी कहानी चल जाएगी तो फिर ये जो ओव्यूल ही लगे हुए हैं ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही फ्रूट मेन प्लांट से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, ओव्यूल फ्रूट के क्या आएगा, बाहर आएगा, और सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। और जैसे ही सीड जर्मिनेट करेगा तो आप देख रहे हो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया। उसी के अंदर एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म है, सीड कोट है, और जैसे ही ये जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेटिंग सीड से क्या बन जाएगा, नया प्लांट, और इसी नया प्लांट में क्या हो जाएगा, फ्लावर। ये होगी पूरी कहानी, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या होने वाला है, किस किस तरह से होने वाला है, तो आपके दिमाग में एक फ्रेम डेवलप हो गया होगा, ठीक है। और बिल्कुल भी परेशान मत होना, कहीं पर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मत परेशान होना। लेक्चर को बार बार सुनना, और फिर जानते हो क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग एक एक बात को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक एक बात को डिटेल में पढ़ने से पहले, ठीक है, हमने ये जो आपको स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट वाले कुछ कॉन्सेप्ट, हेटेरोस्पोरी वाली कुछ बात बताई है, ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हम आपको सब कुछ बताएं, ठीक है। तो फिर वो जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो हम आपको यहाँ पर लिखवा देते हैं, ठीक है, कि आप कैसे किसी प्लांट में स्पोरोफाइट को पहचानो, गैमेटोफाइट को पहचानो, ठीक है। तो वो सब बातें हम आपको लिखवा देते हैं। कुछ और इस सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको लिखवाएंगे कि जैसे एंजियोस्पर्म सीड का फॉर्मेशन करता है, तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सीड का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर हेटेरोस्पोरी क्यों होती है, तो ये सारी बातें हम आपको और कॉन्सेप्चुअल बात लिखवा देते हैं, ठीक है। और फिर हम फ्लावर की स्ट्रक्चर से चैप्टर को डिटेल में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग चाहो तो लिख लो। सबसे पहले हम आपको लिखवाते हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको लिखवाते हैं स्पोरोफाइट, तो आप लिखो स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, आप किस स्ट्रक्चर को स्पोरोफाइट कहोगे, तो प्लांट किंगडम के अंदर जो भी डिप्लॉयड है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, और क्या है, डिफरेंशिएटेड है। तो प्लांट किंगडम के अंदर जो भी डिप्लॉयड है, मल्टी सेलुलर है, डिफरेंशिएटेड है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। डिफरेंशिएटेड का मतलब किस में डिफरेंशिएटेड होगा, रूट में, स्टेम में और लीफ में, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन हो जाएगा, तो मेन प्लांट ऑफ, मेन प्लांट ऑफ, मेन प्लांट ऑफ, तो अगर हम मेन प्लांट किसका किसका देखें, तो मेन प्लांट ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंड एंजियोस्पर्म। तो मेन प्लांट ऑफ टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को आप देखोगे तो वो सब डिप्लॉयड है, मल्टीसेलुलर है, रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड है, तो इसका मतलब है मेन प्लांट स्पोरोफाइट है, ठीक है। स्पोरोफाइट का काम क्या है, तो जैसे ही स्पोरोफाइट आया करे तो स्पोरोफाइट जो भी स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर प्लांट किंगडम के अंदर होगी, जैसे ब्रायोफाइट में हमने बताया फूड सीटर एंड कैप्सूल होता है, ठीक है, जो भी स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर होगी वो कैसी स्ट्रक्चर होगी, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। तो जो भी स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर होगी वो कैसी स्ट्रक्चर होगी, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। तो स्पोरोफाइट मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को कभी भी इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पोर अगर बन रहा है तो क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर भी बनता है लोअर प्लांट्स में, और हायर प्लांट में स्पोर्स जो बनते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर बनते हैं। तो बहुत बेसिक सी बात है कि स्पोर अगर बन रहा है तो आप ये समझिए कि ये पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बस इसको लेकर हम लोगों के अंदर फीलिंग इस वजह से नहीं आती है क्योंकि हम लोगों में सीधे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि प्लांट गैमेट का फॉर्मेशन सीधे नहीं करता है, प्लांट पहले स्पोर बनाएगा, देन गैमेटोफाइट, देन क्या बनाएगा, गैमेट, ठीक है। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। तो अब हम अपने आप से इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है, हम अपने आप से इस सवाल को कर सकते हैं ताकि हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, वाई स्पोर, ठीक है। हमने कहा ना आप हर बात में वाई लगाकर क्वेश्चन पूछ सकते हो, वाई स्पोर, स्पोर क्यों है, ठीक है। तो यह इस प्लांट जो है, ये स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर को क्यों बना रहा है, तो आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो स्पोर को क्यों बना रहा है, क्योंकि स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट से गैमीट बनेगा। तो हम लोग आगे लिख लेते हैं, स्पोर इस वजह से बन रहा है क्योंकि स्पोर से क्या बनेगा, क्योंकि स्पोर से बनेगा गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट से क्या बनता है, तो गैमेटोफाइट से बनता है गैमेट, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से क्या बनता है, गैमेट बनता है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगर हम लोग ये देखें कि गैमेटोफाइट क्या होता है, तो हम लोगों ने ये तो देख लिया, स्पोर देख लिया, गैमेटोफाइट क्या होता है। स्पोर के ऊपर हम लिख देते हैं पहले से ही ताकि हमें हमेशा क्लियर रहे, स्पोर कैसी स्ट्रक्चर है, तो स्पोर यूनिसेलुलर है, तो स्पोर अपने आप में यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है,
और स्पोर अपने आप में कैसी स्ट्रक्चर होती है, हैप्लॉइड। तो स्पोर यूनिसेलुलर और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। तो स्पोरोफाइट जो होता है वो स्पोरिक मियोसिस से, ठीक है। तो जो स्पोरोफाइट है, अभी आपने देखा कि स्पोरोफाइट कैसी स्ट्रक्चर थी, तो स्पोरोफाइट कैसी स्ट्रक्चर थी 2n, और स्पोर को हमने कैसी स्ट्रक्चर लिखा, स्पोर को हमने कौन सी स्ट्रक्चर लिखा, n लिखा। तो ऑब्वियस है कि स्पोरोफाइट जब स्पोर बनाएगा, तो स्पोरोफाइट जब स्पोर बनाएगा तो क्या होगा, स्पोरिक मियोसिस, ठीक है। तो स्पोरिक मियोसिस होगा। स्पोरोफाइट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माइक्रोस्पोर बनाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बनाएगा, मेगास्पोर बनाएगा। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का फॉर्मेशन मेगास्पोरोजेनेसिस। इतनी कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है गैमेटोफाइट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो गैमेटोफाइट के लिए आप अपने दिमाग में बैठा लो, गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, और कैसी स्ट्रक्चर होती है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो हैप्लॉइड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब बताओ स्पोर कैसा है, यूनिसेलुलर हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड मल्टी सेलुलर है। इसका मतलब है कि स्पोर से जब गैमेटोफाइट बनाना है तो हैप्लॉइड से क्या बनाना है, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है। बस यूनिसेलुलर से क्या बनाना है, मल्टी सेलुलर बनाना है। तो स्पोर से जब गैमेटोफाइट बनेगा तो क्या होगा, माइटोसिस, ठीक है। तो अब अगर आप लोग इस डायग्राम को देखो, स्पोर से गैमेटोफाइट बना तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर भी माइटोसिस हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी स्पोर से जब गैमेटोफाइट बना तो क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। तो अगर आप देखो तो ये देखो माइटोसिस लिखा हुआ है, तो ये स्पोर से गैमेटोफाइट बना, माइटोसिस। यहाँ पर भी स्पोर से गैमेटोफाइट बना तो क्या होगा, माइटोसिस, ठीक है। तो हमने आपको ये बात प्रूव कर दी, हमने आपको ये बात प्रूव कर दी कि स्पोर से गैमेटोफाइट होते समय माइटोसिस क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी माइटोसिस, ठीक है। तो स्पोरिक मियोसिस होती है, और जब स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा तो माइटोसिस होगा, क्योंकि हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना है, मियोसिस होने का चांस ही खत्म। यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बनना है तो गैमेटोफाइट, ठीक है। और गैमेटोफाइट किसको बनाता है, तो गैमेटोफाइट ही गैमीट को बनाता है। अब मेल गैमीट को मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमीट को फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब हम लोग इस बात को देख लेते हैं कि एंजियोस्पर्म के केस में मेल गैमेटोफाइट कौन है और फीमेल गैमेटोफाइट कौन है, ठीक है। तो अब हम लोग इस बात को लिख लेते हैं। तो एंजियोस्पर्म में इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। बाकी की हम आपको ऐसे ही बोल देंगे। तो एंजियोस्पर्म के केस में मेल गैमेटोफाइट, तो एंजियोस्पर्म के केस में जो मेल गैमेटोफाइट है उसका नाम है पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो उसका नाम है पॉलन ग्रेन। बाकी हम आपको बोल देते हैं एंजियोस्पर्म में भी पॉलन ग्रेन है, जिम्नोस्पर्म में भी पॉलन ग्रेन है, और एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में कौन होगा, एंथ्रेडियम होगा, ठीक है। एल्गी में मोस्टली क्या हो जाएगा, तो एल्गी में उगोनियम की बात करते हैं हम लोग, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए हम लोग वहाँ पर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब हम लोगों ने कारा में देखा था, तो कारा में वहाँ पर मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन था, तो वहाँ पर हम लोग क्या बोल देते हैं, एंथ्रीडियम बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रायोफाइट में जब हम लोग देखते हैं तो ब्रायोफाइट में हमको हर जगह एंथ्रीडियम नजर आएगा। टेरिडोफाइट में अगर हम लोग देखें तो टेरिडोफाइट में हम लोग को हर जगह एंथ्रीडियम नजर आएगा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हमें पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो एल्गी के केस में केवल कुछ केसेस में हमको एंथ्रीडियम नजर आ रहा है, स्पेशली जब हमने चारा का केस देखा था, कारा का केस देखा था, तो वहां पर हम लोगों को क्या नजर आया था, वहां पर हम लोगों को एंथ्रीडियम नजर आया था, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जिम्नो एंड एंजियो में, ठीक है। तो फिर से वही साइन बना लेते हैं, ठीक है। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये चीज हम सोचे कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अब अगर हम लोगों को ये सोचना है कि वाई पॉलन ग्रेन, ठीक है, वाई हम क्या सोच रहे हैं, वाई पॉलन ग्रेन। तो इसने एंथ्रीडियम क्यों नहीं बनाया, इसने पॉलन ग्रेन क्यों बनाया, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप समझ जाना, जहां जहां एंथ्रीडियम है वहां मेल गैमेट पानी में रिलीज होता है, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन है, तो अभी आपने पॉलन ग्रेन की कहानी देखी, पॉलन ग्रेन खुद डिस्पर्स होता है, मतलब खुद मेल गैमेट को फीमेल पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है, और सीधे थ्रू पॉलन ट्यूब सीधे फीमेल गैमेट तक पहुंचा देता है। इसका मतलब है कि जहां जहां पॉलन ग्रेन है वहां मेल गैमेट सीधे फीमेल गैमेट तक पहुंच जाता है
थ्रू मेल गैमेटोफाइट, थ्रू पॉलिंग ग्रेन। तो कहीं पर भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब एंथ्रीडियम था तो एंथ्रीडियम डिस्पर्स नहीं होता है, एंथ्रीडियम सीधे पानी में मेल गैमेट को रिलीज कर देता है। तो फिर वहां पर वाटर की क्या थी, डिपेंडेंसी थी। तो अब आपको समझ में आ गया वाई पॉलिंग ग्रेन। तो पॉलिंग ग्रेन जो जैसे ही आएगा, तो पॉलिंग ग्रेन के आने से क्या होगा, वाटर से क्या आ जाएगी, इंडिपेंडेंसी आ जाएगी। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको बुक्स वगैरह में सीधे नहीं मिलेगा, है ना। आप खुद से सोचो तो आपको समझ में आएगा। वाटर से क्या मिलेगी, इंडिपेंडेंसी मिलेगी। वाटर से इंडिपेंडेंसी क्यों चाहिए, तो वाटर से इंडिपेंडेंसी इस वजह से चाहिए ताकि प्लांट टेरेस्ट्रियल में सक्सेसफुली क्या कर सके, ग्रो कर सके, है ना। तो ये टेरेस्ट्रियल क्या हो जाएगा, ये टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन हो जाएगा। ठीक है, तो प्लांट जो है वो सक्सेसफुली ग्रो करेगा, प्लांट जो है वो सक्सेसफुली ग्रो करेगा, सक्सेसफुली ग्रो इन टेरेस्ट्रियल रीजन। तो प्लांट जो है वो टेरेस्ट्रियल रीजन में सक्सेसफुली ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्लांट के टेरेस्ट्रियल जोन में सक्सेसफुल होने की वजह है। जब भी हम लोग ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट पढ़ते हैं तो वहां पर ये बात खूब बताई जाती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इज लिमिटेड। आपसे पूछा जाता है व्हाई जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इज लिमिटेड, तो उसका सीधा जवाब यही होता है, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उनको वाटर की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पॉलिंग ग्रेन क्यों है। ठीक है, किस तरह से उसको हमने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ा। पॉलिंग ग्रेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। पॉलिंग ग्रेन के केस में स्पोर का डिस्पर्सल होगा कि गैमेटोफाइट का, तो थोड़ा सा और सोचो। तो देखो पॉलिंग ग्रेन के केस में स्पोर का डिस्पर्सल नहीं हुआ है, स्पोर से गैमेटोफाइट बना, फिर गैमेटोफाइट का डिस्पर्सल होता है। तो जहां जहां पॉलिंग ग्रेन बनता है वहां पर जो डिस्पर्सल होता है वो किसका होता है, मेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर कौन है, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब अगर हम लोग फिर से देखें, जैसे एल्गी में देखें, तो एल्गी में जैसे अगर हम लोग देखेंगे, तो फिर से अगर हम लोग कारा में देखते हैं, तो एल्गी में अगर हम लोग कारा में देखते हैं तो वहाँ तो आर्किगोनियम है, कुछ लोग आर्किगोनियम कहते हैं, कुछ लोग उसी को उगोनियम कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आपने ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल पढ़ा होगा, तो कारा में हम लोग न्यूक्यूल बोलते हैं, ऐसा हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में अगर हम लोग आए तो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट और यहाँ तक कि जिम्नोस्पर्म है, तो प्रॉपर हमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो आर्किगोनियम है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में आपने पढ़ा होगा जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो एंडोस्पर्म होता है, और उसी एंडोस्पर्म के अंदर आर्किगोनियम क्या हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है। मतलब जिम्नोस्पर्म के केस में भी पहले फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म बनता है और फिर उसी के अंदर आर्किगोनियम डिफ्रेंशिएट हो जाती है। चलो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म हटाते हैं, हम फोकस करते हैं एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट है, तो एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका नाम क्या है, एम्ब्रियोसैक। तो उसका नाम है एम्ब्रियोसैक। ठीक है, और एम्ब्रियोसैक कैसी स्ट्रक्चर होती है, तो एम्ब्रियोसैक 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो एम्ब्रियोसैक है। अब ये एम्ब्रियोसैक बनेगा किससे, मेगास्पोर से बनेगा, मेगास्पोर में माइटोसिस होगी और एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, अब एक बात आपके दिमाग में फिर से हम ऐसा बना देते हैं, अगर हम इसको प्लांट किंगडम से रिलेट करें तो हमारे दिमाग में आएगा व्हाई नॉट आर्किगोनियम। क्वेश्चन ये कि अभी तक तो आर्किगोनियम आ रहा था, अभी तक तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनियम है, यहाँ पर आर्किगोनियम क्यों नहीं है, आर्किगोनियम की जगह पर यहाँ पर क्या मौजूद है, एम्ब्रियोसैक मौजूद है। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पर आर्किगोनियम मौजूद ना होकर एम्ब्रियोसैक मौजूद है, तो देखो क्या होता है। दरअसल आर्किगोनियम खुद अपने आप में क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसैक खुद अपने आप में क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, लेकिन जो एम्ब्रियोसैक है वो हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट है। आर्किगोनियम रिलेटिवली क्या होता है, आर्किगोनियम एम्ब्रियोसैक से रिलेटिवली क्या होता है, ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, और एम्ब्रियोसैक जो होता है वो एक तरह से आर्किगोनियम के रिस्पेक्ट में ज़्यादा रिड्यूस होता है। ठीक है, तो आप एम्ब्रियोसैक का क्या मतलब समझो, आप एम्ब्रियोसैक का मतलब समझो हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर आप एम्ब्रियोसैक का ये भी मतलब समझ सकते हो रिड्यूस्ड आर्किगोनियम। ठीक है, तो आप पहले एम्ब्रियोसैक का मतलब समझो, एम्ब्रियोसैक को आप बहुत ज़्यादा आर्किगोनियम से अलग मत करो। एम्ब्रियोसैक का मतलब है हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट।
तो एम्ब्रियो सैक का मतलब हो जाएगा हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। या फिर आप क्या कह दो, आप इस तरह से भी कह सकते हो, आप कह सकते हो रिड्यूस्ड आर्किगोनियम, रिड्यूस्ड आर्किगोनियम। तो पहले हम लोग एम्ब्रियो सैक को समझते हैं कि एम्ब्रियो सैक एक्चुअल में है क्या। तो एम्ब्रियो सैक जो है वो रिड्यूस्ड आर्किगोनियम है, ठीक है। तो आर्किगोनियम एंजियोस्पर्म में जाकर और ज़्यादा उसका साइज रिड्यूस हो गया है, और साइज रिड्यूस हो गया और उसे हम लोग क्या कहने लगे, एम्ब्रियो सैक कहने लगे, ठीक है। तो इससे हम लोगों को अब क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन ये समझ में आ गया कि आर्किगोनियम क्यों नहीं बना। फिर एक्चुअल में आर्किगोनियम क्यों नहीं बना, क्वेश्चन में क्या छिपा हुआ है, क्वेश्चन में ये छिपा हुआ है कि एंजियोस्पर्म के केस में आर्किगोनियम और ज्यादा रिड्यूस क्यों हुआ, ठीक है। तो अब देखो, या फिर इसी को अगर हम मतलब समझे तो, और वाई फीमेल गैमेटोफाइट, वाई फीमेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड, फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर हाईली रिड्यूस क्यों हुआ, ठीक है। तो अब हम आपको उसका जवाब देते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हम मूव करेंगे। हम लोग बार बार बोल रहे हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। स्पर्मा का मतलब क्या होता है, सीड फॉर्मेशन। तो स्पर्मा का मतलब सीड फॉर्मेशन है। एक्चुअल में जब सीड फॉर्मेशन होता है तो सीड फॉर्मेशन का मतलब है सीड हैबिट है, और सीड हैबिट के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं। तो सीड हैबिट के लिए एक जरूरी बात ये भी होती है कि जो गैमेटोफाइट है उसे स्पोरोफाइट पर डिपेंड होना चाहिए। सीड हैबिट के लिए जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसे स्पोरोफाइट पर डिपेंड होना चाहिए। क्या मतलब है, तो देखो यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट कौन है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और स्पोरोफाइट अगर हम लोग देखें तो स्पोरोफाइट कौन है, मेगा स्पोरेंजियम है, फ्लावर है, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल मतलब मेगा स्पोरेंजियम है, और उसी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर बना, और जैसे ही मेगा स्पोर बन गया तो हैप्लॉइड स्टेज स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो मेगा स्पोरेंजियम तक का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, स्पोरोफाइटिक जनरेशन का पार्ट होगा, स्पोरोफाइट का पार्ट होगा, ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल, और अभी हम लोगों ने देखा ओव्यूल के अंदर ही किसका फॉर्मेशन हुआ है, फीमेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि ओव्यूल के अंदर ही, ठीक है, इस ओव्यूल के अंदर ही किसका पार्ट हुआ है, तो देख रहे हो ये ओव्यूल है, ये पूरा ओव्यूल है, ओव्यूल है, ओव्यूल है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ही किसका फॉर्मेशन हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट। अब बताओ फीमेल गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट है, लेकिन ये जो ओव्यूल है वो तो इसका पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ओव्यूल, इसका मतलब ओव्यूल किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है। फीमेल गैमेटोफाइट वो तो गैमेटोफाइट है। तो देखो गैमेटोफाइट बना किसके अंदर, तो गैमेटोफाइट किसके अंदर बना, स्पोरोफाइट के अंदर। इसका मतलब है कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड है, ठीक है। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड है, क्योंकि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर ही बन रहा है। जैसे अगर हम लोग टेरिडोफाइट के केस में देखें तो टेरिडोफाइट के केस में जो फंड का प्रोथैलस होता है वो गैमेटोफाइट होता है, लेकिन वो जो गैमेटोफाइट बनता है वो मेन प्लांट से अलग बनता है, मतलब वो इंडिपेंडेंट टू स्पोरोफाइट होता है। लेकिन यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट मतलब ओव्यूल पर क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ओव्यूल पर डिपेंडेंट है। तो ये जो डिपेंडेंट गैमेटोफाइट है, डिपेंडेंट फीमेल गैमेटोफाइट है, ये सीड बनने के लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। अभी जब हम आपको सीड हैबिट पढ़ाएंगे तो वहां से कनेक्ट कर देंगे। तो वो सीड हैबिट के लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। तो अगर गैमेटोफाइट को स्पोरोफाइट पर डिपेंड होना है, ठीक है, तो स्पोरोफाइट उसकी डिपेंडेंसी को ज़्यादा अच्छे से तभी अलाउ करेगा जब गैमेटोफाइट का साइज क्या है, छोटा है, ठीक है। बहुत सीधी सी बात, मान लेते कोई छोटा बच्चा हम पर डिपेंड है अपनी ज़रूरत के लिए, ठीक है। अगर वो एक दिन में 50 रुपये खर्च करता है, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है हम 50 रुपीज़ देकर उसको आसानी से पाल पोस सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो हमसे एक दिन में 500 रुपये की डिमांड करने लगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं, अफोर्ड करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बस उसी कॉन्सेप्ट को लगाओ। अगर सीड बनाना है तो ये पहले अपने दिमाग में फिट कर लो, अगर सीड बनाना है तो फीमेल गैमेटोफाइट को पेरेंट स्पोरोफाइट पर डिपेंड होना पड़ेगा। अगर सीड बनाना है तो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होना पड़ेगा, मतलब गैमेटोफाइट को स्पोरोफाइट पर डिपेंड होना पड़ेगा। और अगर गैमेटोफाइट को स्पोरोफाइट पर डिपेंड होना पड़ेगा तो गैमेटोफाइट का साइज कैसा होना चाहिए,
रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना गैमेटोफाइट का साइज रिड्यूस होगा तो उतनी ही डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, उतनी ही डिपेंडेंसी आसानी से क्या हो जाएगी, अफोर्डेबल है किसके लिए, स्पोरोफाइट के लिए। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट की डिपेंडेंसी को इजीली अफोर्ड कर सकता है और वो उसे क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, ठीक है, वो उसे फैसिलिटेट करेगा फर्दर प्रोसेसेस के लिए। और फाइनली जो सीड फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो और ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और आपको पता है सबसे ज़्यादा एडवांस कौन है, एंजियोस्पर्म है। तो देखो सीड तो जिम्नो भी बनाता है, सीड एंजियो भी बनाता है, तो जहाँ पर भी सीड बनेगा ये तो नियम है कि फीमेल गैमेटोफाइट को स्पोरोफाइट पर क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, परमानेंटली डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन गैमेटोफाइट का साइज जितना छोटा होगा सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल, सीड का फॉर्मेशन उतना ही निर्भर होगा, सीड का फॉर्मेशन जो है उतना ही इंश्योर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि एंजियोस्पर्म के केस में एंजियोस्पर्म क्या होता है। तो एंजियोस्पर्म जो है वो हाईली एडवांस है। तो एंजियोस्पर्म अगर एडवांस है तो ऑब्वियस है कि सीड का फॉर्मेशन वहाँ पर और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और सीड का फॉर्मेशन अगर और भी ज़्यादा सक्सेस, क्योंकि पहली बार सीड कहाँ बना, जिम्नो में बन गया, ठीक है। और फिर ऑब्वियस है कि धीरे धीरे सीड फॉर्मेशन पहली बार जिम्नो में हुआ तो फिर एवोल्यूशन होते होते सीड फॉर्मेशन और भी ज़्यादा डिपेंडेबल होगा, सीड फॉर्मेशन और भी ज़्यादा इंश्योर होगा। तो एंजियोस्पर्म ने कुछ ऐसा किया ताकि सीड फॉर्मेशन और भी अच्छे से हो सके, ठीक है। और सीड फॉर्मेशन को इंश्योर करने के लिए फीमेल गैमेटोफाइट ने अपने साइज को हाईली क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया, ठीक है। आर्किगोनियम क्यों नहीं है, क्योंकि आर्किगोनियम एम्ब्रियोसैक के रिस्पेक्ट में क्या है, डेवलप है, ठीक है। तो आर्किगोनियम इस वजह से नहीं है क्योंकि एंजियोस्पर्म जो है वो सबसे एडवांस है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि एंजियोस्पर्म में कुछ एवोल्यूशन तो हो जाना चाहिए तभी तो एडवांस है। तो एंजियोस्पर्म के केस में आर्किगोनियम क्या हो गया, हाईली रिड्यूस हो गया। आगे बात आपको समझ में, ठीक है। तो वाई फीमेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या लिख देंगे, to ensure more dependency of gametophyte to the sporophyte, to ensure more dependency of female gametophyte to sporophyte, ताकि फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर क्या हो सके, प्रॉपर डिपेंडेंट हो सके, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि इससे फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा, है ना। तो टू इंश्योर सीड फॉर्मेशन, ठीक है। इस वजह से हम एक स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हैं। आपको एक बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो एक जगह ये स्टेटमेंट लिखा मिलेगा बहुत लास्ट में, ये स्टेटमेंट आपको परेशान करेगा। अब आपको ये स्टेटमेंट परेशान नहीं करेगा। सीड फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म इज मोर डिपेंडेबल। एंजियोस्पर्म में जो सीड का फॉर्मेशन है वो अत्यधिक डिपेंडेबल है, ठीक है। मतलब एंजियोस्पर्म के केस में सीड का फॉर्मेशन और भी आसानी से होता है, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सीड फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है, वो और भी एडवांस तरीके से मौजूद है। सीड फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्पोरोफाइट में होना चाहिए, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्पोरोफाइट में तब बहुत अच्छे से होगा ना जब फीमेल गैमेटोफाइट का साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। तो आप लोगों को स्पोरोफाइट समझ में आ गया, आपको गैमेटोफाइट समझ में आ गया, ठीक है। आपको स्पोर और गैमेटोफाइट में फर्क समझ में आ गया, स्पोरिक मियोसिस आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन क्यों हुआ वो भी हमने आपको बता दिया। यहाँ पर एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ, उसकी जगह पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन क्यों हुआ, पॉलन ग्रेन के बनने से एंजियोस्पर्म को क्या फायदा हुआ, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्म में एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ, मतलब आर्किगोनियम का नहीं हुआ। तो यहाँ पर आर्किगोनियम का फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ और क्यों एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ। एम्ब्रियो सैक का मतलब रिड्यूस्ड आर्किगोनियम, ये भी आप समझ गए। और अगर एम्ब्रियो सैक का मतलब रिड्यूस्ड आर्किगोनियम है तो सवाल ये है कि यहाँ पर आर्किगोनियम
क्यों हाईली रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो उस बात को हमने प्रूव किया कि अगर सीड फॉर्मेशन करना है तो फीमेल गैमेटोफाइट को डिपेंडेंट होना है, और डिपेंडेंसी तब बहुत अच्छे से होगी अगर फीमेल गैमेटोफाइट का साइज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है, एम्ब्रियो सैक को हमने पहले ही कह दिया रिड्यूस्ड आर्किगोनियम है, तो अब हमको ये बात समझ में आ गया कि यहाँ पर आर्किगोनियम और ज़्यादा रिड्यूस क्यों है, और ज़्यादा रिड्यूस हो जाने की वजह से यहाँ पर सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल है, मतलब सीड फॉर्मेशन बहुत यहाँ पर अच्छे से फैसिलिटेट होगा, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम आपको ये बताएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात क्लियर, वाई पॉलन ग्रेन, वाई एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये सब बातें आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगी, ठीक है, इसी वजह से हम इस पर इतना जोर दे रहे हैं, और इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, बिल्डअप हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि किसी भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। नेक्स्ट, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट से जो हम एंजियोस्पर्म की बात को कनेक्ट करेंगे। अभी हम आपसे बोल रहे थे सीड हैबिट, ठीक है। तो हम आपसे बोल रहे थे कि ये सीड का फॉर्मेशन करता है, सीड के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है फीमेल गैमेटोफाइट का डिपेंडेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम आपको यही बात बताने जा रहे हैं कि सीड हैबिट क्या होता है, ठीक है। सीड बनाने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसकी वजह से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ही सीड का फॉर्मेशन कर पाते हैं और बाकी क्यों नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम लोग सीड हैबिट को समझ गए, ठीक है, अगर हम लोग सीड हैबिट की रिक्वायर्ड कंडीशंस को समझ गए, ठीक है, तो हमको पता लग जाएगा कि सीड हैबिट की जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो जिम्नो में भी होगा और एनजीओ में भी होगा। तो बिना एनजीओ को पढ़े, बिना एंजियोस्पर्म को पढ़े, अगर हमें सीड हैबिट की रिक्वायर्ड कंडीशन पहले से पता है तो हम उन सारी बातों को समझ जाएंगे कि एंजियोस्पर्म में सीड हैबिट के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो सब एंजियोस्पर्म में मौजूद होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि सीड हैबिट के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, और सीड हैबिट के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन होती है उसे ही बोलते हैं सीड हैबिट, ठीक है। तो अब हम लोग सीड हैबिट को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट किंगडम के लिए, और ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। सिलेजिनला में एक बात आपकी एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम में लिखी हुई है कि सिलेजिनला शोज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, ठीक है, वो बात लिखी हुई है। फिर जिम्नोस्पर्म में सीड हैबिट प्रॉपर है, एंजियोस्पर्म में सीड हैबिट प्रॉपर है, ठीक है। सिलेजिनला में सीड प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट है, इस वजह से वो सीड बनाने की कुछ टेंडेंसी तो है लेकिन वो सीड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सीड का फॉर्मेशन कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से एल्गी, ब्रायोफाइट और फर्न जो है वो कभी सीड नहीं बना पाएगा, सिलेजिनला सीड बनाने की कोशिश करेगा और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सीड बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो उस बात को अब हम लोग देखेंगे सीड हैबिट से, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि सीड हैबिट के लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मतलब कंडीशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म सीड ही, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीड हैबिट कहते हैं, या फिर टेंडेंसी टू फॉर्म सीड को ही हम लोग क्या कहेंगे, सीड हैबिट। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, सीड हैबिट की सारी कंडीशंस लिख डालो, फिर हम आपको समझाते हैं। तो आप लिखिए सबसे पहले सीड हैबिट, लिखिए सीड हैबिट, सीड हैबिट। तो सीड हैबिट का मतलब आपको क्या समझना है, तो आप इसके दो मतलब समझना, टेंडेंसी टू फॉर्म सीड, पहला मतलब आप समझना टेंडेंसी टू फॉर्म सीड, और इसका दूसरा मतलब आप समझना रिक्वायर्ड कंडीशंस, रिक्वायर्ड कंडीशंस टू फॉर्म सीड, ठीक है। तो टेंडेंसी टू फॉर्म सीड या फिर आप समझना रिक्वायर्ड कंडीशन टू फॉर्म सीड, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ऐसा करते हैं आपको समझा देते हैं फिर उसके बाद लिखवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐसा करो, सीड को हम लोग समझते हैं कि टेक्निकली व्हाट इज सीड, सीड है क्या। तो ये तो सबको क्लियर है, सीड का मतलब होता है ओव्यूल, ओव्यूल ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। तो सीड का मतलब क्या हुआ, तो सीड का एक्चुअल में मीनिंग क्या हो जाएगी, तो सीड का मतलब हो जाएगा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, ठीक है। ये हम एक नॉर्मल कंडीशन सीड की बता रहे हैं, जो नॉर्मल कंडीशन है, ट्रू कंडीशन है। कई बार एपोमिक्सिस से भी सीड का फॉर्मेशन होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के भी सीड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो एबनॉर्मल कंडीशंस में आता है। जो नॉर्मल कंडीशंस यही होती है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में।
तो सीड अपने आप में फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। तो इसका मतलब है कि सीड हैबिट के लिए पहली रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? तो टेंडेंसी टू फॉर्म सीड के लिए पहली रिक्वायर्ड कंडीशन है ओव्यूल होना मस्ट है, ओव्यूल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि ओव्यूल कहाँ है, तो अगर हम लोग बात करें एल्गी, तो क्या एल्गी में ओव्यूल होता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो आपको ये लगेगा कि यार फिर हमको याद रखना पड़ेगा कि एल्गी में ओव्यूल नहीं होता है, याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी जैसे हमने आपको लाइफ साइकिल पढ़ाई ना, उसी कॉन्सेप्ट से उसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए अगर आप सोचोगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ओव्यूल कहाँ पर है, ठीक है। जैसे ओव्यूल जो होता है वो हमने आपसे कहा किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का। कहा था ना कि ओव्यूल स्पोरोफाइट का पार्ट है। और ओव्यूल कहाँ होगा? जहाँ स्पोरोफाइट होगा, वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट। और आपको पता है एल्गी एक अकेला ऐसा है जहाँ पर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, क्योंकि स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन किससे होता है? एम्ब्रियो से होता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, ये बात हमने आपको बताई थी, ठीक है। एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, तो एल्गी में तो स्पोरोफाइट ही नहीं बनेगा, तो एल्गी को हटा दो। ब्रायोफाइट से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है, तो ब्रायोफाइट से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है, तो ब्रायोफाइट से स्पोरोफाइट बनना स्टार्ट होगा। ब्रायोफाइट में पहली बार एम्ब्रियो बना, पहली बार स्पोरोफाइट बना, उसके स्पोरोफाइट का नाम है फूड सीटा एंड कैप्सूल। तो वो तो प्रॉपर फूड सीटा एंड कैप्सूल है, ठीक है। फूड सीटा एंड कैप्सूल का मतलब ये हो गया कि वो तो रूट स्टेम लीफ भी नहीं है। इसका मतलब है कि वो बहुत ही प्रिमिटिव स्पोरोफाइट है, तो वहाँ तो ओव्यूल के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर हम टेरिडोफाइट में आए, तो टेरिडोफाइट में हमें रूट मिलता है, स्टेम मिलता है, और क्या मिलता है? लीफ मिलता है, ठीक है। तो टेरिडोफाइट से अगर देखा जाए तो स्पोरोफाइट क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। तो टेरिडोफाइट से अगर स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हाँ, हो सकता है कि टेरिडोफाइट से स्पोरोफाइट का मिलना क्या हो? स्टार्ट हो, ठीक है। तो टेरिडोफाइट से टेरिडोफाइट से स्पोरोफाइट का मिलना तो हो ही गया, मतलब अब हमारे दिमाग में आ सकता है कि हाँ, ये हो सकता है कि अब डेवलप स्पोरोफाइट है, तो शायद अब ओव्यूल का मिलना क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ओव्यूल जो होता है वो टेक्निकली मेगा स्पोरेंजियम है। क्या है? मेगा स्पोरेंजियम। तो अगर हम लोग टेरिडोफाइट को देखते हैं ना, तो टेरिडोफाइट को जब हम लोग देखते हैं तो टेरिडोफाइट में काफ़ी वेरिएशन है। तो हम लोग टेरिडोफाइट के दो मेन रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, एक फर्न और एक सिलेजिनेला, ठीक है। फर्न को हम देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें मेगा स्पोरेंजियम नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम सिलेजिनेला को देखते हैं तो सिलेजिनेला से मेगा स्पोरेंजियम मिलना स्टार्ट है। और मेगा स्पोरेंजियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। लेकिन मेगा स्पोरेंजियम को हम लोग तब ओव्यूल कहते हैं जब उसमें एंटुगमेंट्स होते हैं। एंटुगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम को हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। तो सिलेजिनेला में मेगा स्पोरेंजियम तो है, लेकिन उसके पास एंटुगमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो फिर अब और एवोल्यूशन के बाद कौन बना? जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के मेगा स्पोरेंजियम में एंटुगमेंट्स भी आ गए, तो जिम्नोस्पर्म से हम लोग मेगा स्पोरेंजियम को क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं? ओव्यूल बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हमें क्या मिलते हैं? ओव्यूल मिलते हैं, ठीक है। मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हमें एंटुगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम मिलेगा। सिलेजिनेला में मेगा स्पोरेंजियम मिलेगा, लेकिन वो एंटुगमेंटेड नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से सोच सकते हो। अगर ये भी आपको इस तरह से, अब देखिए हम आपको कई सारी अप्रोच इस वजह से देते हैं ना, ताकि पूरे प्लांट ग्रुप्स आपके दिमाग में क्या होते चले जाए? रिकॉल होते चले जाए, ठीक है। सबको लेकर आपके अंदर एक अप्रोच डेवलप हो जाए। ब्रायोफाइट हम सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो पहली बार स्पोरोफाइट आया, तो वो वेल डेवलप नहीं होगा। वेल डेवलप स्पोरोफाइट कहाँ आना स्टार्ट होगा? टेरिडो में। लेकिन टेरिडो में भी मेगा स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन पहले स्टार्ट हुआ सिलेजिनला में, फिर एंटुगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम, जिम्नो और एंजियो। तो इस तरह से जिम्नो और एंजियो जो होते हैं वहाँ पर ओव्यूल मौजूद है, तो वहाँ सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब अगर हमें दूसरी तरह से सोचना है कि ओव्यूल कहाँ होगा, तो फिर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही क्या होता है? सीड होता है। जिम्नोस्पर्मा और एंजियोस्पर्मा के नाम में स्पर्मा आता है। स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म अगर सीड बना रहे हैं, और सीड का मतलब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, तो इसका मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ही ओव्यूल मिलेगा। बाकी एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में ओव्यूल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग समझ गए ना कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सीड को बना सकता है, और एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट सीड को बना नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता है? ओव्यूल नहीं होता है। तो सीड हैबिट के लिए जो पहली रिक्वायर्ड कंडीशन है वो होगी प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल। और ओव्यूल को आप क्या कहोगे? तो ओव्यूल को आप कहना एंटुगमेंटेड, ओव्यूल को आप कहना एंटुगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम।
एंटोगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये सीड बनाने के लिए पहली कंडीशन हो गई। तो अब देखो इसी पहली कंडीशन से ही प्रूव हो गया कि एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट सीड नहीं बना पाएगा और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सीड बना पाएगा। इसी पहली कंडीशन से प्रूव हो गया कि सिलेजिनेला के पास मेगास्पोरेंजियम है लेकिन एंटोगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम नहीं है। ठीक है, तो सिलेजिनेला में सीड हैबिट की प्रायर स्टेज है। ठीक है, कुछ ऐसा मौजूद है सिलेजिनेला में जिससे ये समझ में आता है कि ये सीड बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास मेगास्पोरेंजियम है। लेकिन वो फिर भी सीड क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि उसके पास एंटोगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम नहीं है। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। अभी हम लोग और कंडीशन में आएंगे। अब देखो दूसरी कंडीशन, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है हेट्रोस्पोरी। ठीक है, हेट्रोस्पोरी से हम लोग लिंक करते हैं। ठीक है, और हम लोग रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ कहाँ हेट्रोस्पोरी मौजूद है, तो आप सीधे हेट्रोस्पोरी को सीड हैबिट से लिंक कर दो। ठीक है, जहाँ सीड है, जहाँ सीड फॉर्मेशन होता है वहाँ हेट्रोस्पोरी है। हेट्रोस्पोरी का मतलब होता है टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जहाँ होंगे वहाँ सीड है। ये बात कैसे लिंक होती है? तो देखो कैसे लिंक होती है। अब देखो आप ऐसे ही लिंक करना, अगर ओव्यूल है, ओव्यूल ही सीड बनाता है, और ओव्यूल को हमने क्या कहा है? तो ओव्यूल को हमने कहा है एंटोगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इसका मतलब है कि अब हम लोग ऐसा सोचेंगे कि जहाँ मेगास्पोरेंजियम है तो मेगास्पोरेंजियम किसको बनाएगा? मेगास्पोर को बनाएगा। क्लियर? और मेगास्पोर किसको बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट को। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट। इसका मतलब ये तो सिर्फ फीमेल गैमेट ही बना रहा है। तो क्वेश्चन है फिर मेल गैमेट कैसे आएगा? ठीक है, तो अगर मेगास्पोरेंजियम सिर्फ फीमेल गैमेट बना रहा है तो इसका मतलब है कि ऐसे प्लांट्स में जहां मेगास्पोरेंजियम मौजूद है वहां पर मेल गैमेट को बनाने के लिए सेपरेट मेल गैमेटोफाइट होगा, सेपरेट माइक्रोस्पोर बनेगा, सेपरेट माइक्रोस्पोरेंजियम है। मतलब सीधी सी बात क्या निकल कर आई? सीधी सी बात ये निकल कर आई, जहां भी मेगास्पोरेंजियम होता होगा, जिन प्लांट्स में मेगास्पोरेंजियम है उन प्लांट्स में, उन प्लांट ग्रुप्स में माइक्रोस्पोरेंजियम भी जरूर होता होगा। ठीक है, तो अगर मेगास्पोरेंजियम है तो मेगास्पोर, और वहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम है तो माइक्रोस्पोर। इसका मतलब है कि उन प्लांट्स ग्रुप में कितने टाइप के स्पोर्स बनेंगे? टू टाइप्स के, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। और टू टाइप्स ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के बनने को ही हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोस्पोरी। तो इससे ये प्रॉपर समझ में आता है कि जहाँ पर सीड है, जहाँ पर मेगास्पोरेंजियम है वहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम भी होगा, और मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर बनाएगा। कैसे हम सोच पाए कि जहाँ मेगास्पोरेंजियम है वहाँ माइक्रोस्पोर भी होगा? क्योंकि मेगास्पोरेंजियम अभी हमने आपको लाइफ साइकिल में बता दिया था कि वो सिर्फ किसको बनाता है? वो सिर्फ फीमेल गैमेट को बनाता है। ठीक है, तो फिर मेल गैमेट को बनाने के लिए माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट जैसी सेपरेट स्ट्रक्चर्स भी होंगी, सेपरेट इवेंट्स भी होंगे। ठीक है, अब देखो जहाँ सीड हैबिट नहीं है, जैसे हम लोग आते हैं ब्रायोफाइट। ठीक है, तो ब्रायोफाइट में तो स्पोरोफाइट भी है, फिर भी सीड हैबिट नहीं है। ब्रायोफाइट में आपको होता है, अभी हमने कहा कि ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट के फंड में, ठीक है, तो ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट के फंड में मेगास्पोरेंजियम होता ही नहीं है, तो वहाँ मेगास्पोरेंजियम नहीं है। ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि वहाँ मेगास्पोरेंजियम नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ क्या स्पोर्स नहीं बनते हैं? तो ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। हमने आपको कहा कोई भी प्लांट हो, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक, गैमीट बनने का नियम ही यही है कि गैमीट गैमेटोफाइट से बनेगा और गैमेटोफाइट स्पोर से बनेगा। इसका मतलब एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे स्पोर तो सभी बनाएंगे। ठीक है, बस सवाल ये है कि स्पोर बनने की दो कंडीशन, एक होमोस्पोरी, एक हेट्रोस्पोरी। कुछ प्लांट ग्रुप ऐसे हैं जो वन काइंड ऑफ स्पोर बनाएंगे, वहाँ माइक्रो और मेगा में डिवीजन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ माइक्रो और मेगा बनेगा। ठीक है, तो अब देखो एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में फंड, ये लोग तो सीड बिल्कुल नहीं बनाते हैं। तो ऐसे ही सोचो कि अगर ये सीड नहीं बनाते हैं तो यहाँ हेट्रोस्पोरी नहीं मौजूद होगी। ठीक है, अब दूसरी तरीके से आप सोच सकते हो, दूसरी तरीके से आप सोच सकते हो, अगर हम लोग ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट के केस में जो गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, टेरिडोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट में जैसे फंड में जो गैमेटोफाइट होता है, फंड का गैमेटोफाइट प्रोथैलस है, और ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी। याद है ना, गैमेटोफाइट का मतलब है हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर, टेरिडोफाइट में हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर प्रोथैलस है, ब्रायोफाइट में जो हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर है वो मेन प्लांट बॉडी है। और आपको पता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के जो गैमेटोफाइट होते हैं वो मोनोइसियस होते हैं। ठीक है,
अगर मार्केंसिया को हम एक्सेप्शनली हटा दें, वो मोनोइसियस है। मोनोइसियस का मतलब है उसी में मेल उसी में फीमेल। तो जब आपको फंड का प्रोथैलस पढ़ाया गया होगा ना, उसी में मेल उसी में फीमेल, और फंड का प्रोथैलस है क्या, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बनता किससे, स्पोर से बनता है। तो स्पोर जब जर्मिनेट किया, उसने प्रोथैलस बनाया, उसी में मेल उसी में फीमेल। इसका मतलब है कि जिस स्पोर से प्रोथैलस बना उसको ना तो हम माइक्रो कहेंगे ना तो मेगा कहेंगे, या फिर कहेंगे कि उसके पास माइक्रो की भी इंफॉर्मेशन है, उसके पास मेगा की भी इंफॉर्मेशन है, तभी तो स्पोर ने जर्मिनेट करके एक ऐसा गैमेटोफाइट बनाया जिसमें मेल भी है और जिसमें फीमेल भी है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। लेकिन आपको पता है इन केसेस में क्या होता है, इन केसेस में जहां मेगा स्पोरेंजियम है, तो मेगा स्पोरेंजियम जर्मिनेट करके सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, तभी मेल गैमेटोफाइट को बनाने के लिए माइक्रोस्पोर अलग से होता है, ठीक है। तो बहुत सीधी सी बात हम लोगों को ये समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये सब बहुत अच्छे लेवल की बातें हैं, एडवांस लेवल की बातें हैं, इसको प्लांट किंगडम में भी इस तरह के बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्रायोफाइट के केस में, टेरिडोफाइट के फर्न के केस में, एल्गी के केस में, क्योंकि सीड नहीं बनता है, क्योंकि मेगा स्पोरेंजियम नहीं होता है, तो वहां पर स्पोर बनाने के लिए सिर्फ स्पोरेंजियम मौजूद होगा, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में और सिलेजिनिला के केस में, या टेरिडोफाइट में जहां हेट्रोस्पोरी है, टेरिडोफाइट में जहां पर भी हेट्रोस्पोरी है, ऐसे केसेस में मेगा स्पोरेंजियम है। और जहां मेगा स्पोरेंजियम है वहां माइक्रोस्पोरेंजियम भी होगा। क्लियर, ठीक है। और जहां सीड बनाने की कोई चांसेस ही नहीं है, वहां मेगा स्पोरेंजियम ही नहीं होगा, और अगर मेगा स्पोरेंजियम नहीं होगा तो माइक्रो स्पोरेंजियम भी नहीं होगा, तो फिर वहां पर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर सिर्फ क्या होगी, स्पोरेंजियम होगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और तीसरा आर्गुमेंट जो हमने कहा, आप इस तरह से भी सोच सकते हो, क्योंकि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के, टेरिडोफाइट में फंड के जो गैमेटोफाइट है वो मोनोइसियस है, गैमेटोफाइट को स्पोर बनाता है, तो वो स्पोर ना तो माइक्रो होगा ना तो मेगा होगा, क्योंकि मोनोइसियस कंडीशन मेल और फीमेल दोनों ही अगर गैमेटोफाइट में बन रहे हैं तो स्पोर के पास माइक्रो और मेगा दोनों की इंफॉर्मेशन होगी, इसका मतलब स्पोर वन काइंड का होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इतने सारे तरीके हैं जिससे हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ सीड है वहाँ वहाँ हेट्रोस्पोरी है, और जहाँ सीड नहीं है वहाँ पर सिर्फ क्या बनेंगे, वन काइंड ऑफ स्पोर बनेंगे, ठीक है। तो फिर सेकंड कंडीशन जो हम रिलेट कर रहे हैं वो क्या है, हेट्रोस्पोरी, ठीक है, हेट्रोस्पोरी। अब देखो हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। तो अगर एंजियोस्पर्म में स्पर्म आता है, स्पर्म मतलब सीड, एंजियोस्पर्म सीड बनाता है। तो अगर एंजियोस्पर्म सीड बनाता है तो देखो दो बातें हम लोग को पहले से पता है कि अगर एंजियोस्पर्म में सीड बन रहा है तो एंजियोस्पर्म में एंटोगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता होगा, मतलब एंजियोस्पर्म में ओव्यूल होता होगा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में भी अगर सीड बनेगा तो जिम्नोस्पर्म में भी ओव्यूल जैसी स्ट्रक्चर होती होगी, ठीक है। तो अगर हमें सीड हैबिट पहले से पढ़ रखा है तो हमें ये बात तो पहले से ही पता लग गई कि ओव्यूल होता होगा कहाँ कहाँ, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, और ओव्यूल में एंटोगमेंट्स भी जरूर होता होगा, ठीक है। अब हम लोगों को पता है जहाँ सीड बनता है वहाँ हेट्रोस्पोरी होती है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों सीड बनाते हैं तो हर हाल में हेट्रोस्पोरी होगी, तभी तो हम लाइफ साइकिल में देख रहे थे, जिम्नो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में हमने देखा माइक्रोस्पोर भी बनता है और मेगा स्पोर भी बनता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में ऐसा क्यों होता है कि माइक्रोस्पोर भी बनता है और मेगा स्पोर भी बनता है, क्यों एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में हेट्रोस्पोरी है, और हेट्रोस्पोरी सीड से कैसे लिंक है, क्योंकि जो सीड है वो सिर्फ मेगा स्पोरेंजियम है, उसका माइक्रोस्पोरेंजियम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सीड जो है वो फीमेल का पार्ट है, तो अगर सीड फीमेल का पार्ट है तो इसका मतलब है कि मेल और फीमेल स्पोरेंजियम को क्या होना जरूरी है, सेपरेट होना जरूरी है, ठीक है। तो सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, सीड मेगा स्पोरेंजियम है, ठीक है। इसका मतलब सीड किसका पार्ट हुआ, फीमेल का पार्ट हुआ, सीड में मेल का पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो फिर ऑब्वियस है कि जहां पर भी सीड बनेगा वहां पर मेगा स्पोरेंजियम होगी, और जहां पर भी मेगा स्पोरेंजियम होगी वहां माइक्रो स्पोरेंजियम भी होगी, और जहां माइक्रो और मेगा स्पोरेंजियम होंगी वहां पर माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर बनेंगे, मतलब वहां कौन सी कंडीशन होगी, हेट्रोस्पोरी। और जहां सिर्फ स्पोरेंजियम होगा तो सिर्फ स्पोरेंजियम का मतलब है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन होगा, तो वो सीड बना ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने आपको लिंक कर दिया सीड मतलब मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। सीड मतलब फीमेल पार्ट का स्पोरेंजियम। क्लियर हो गई बात, ठीक है। थर्ड, अभी ये तो आसान आसान थे, अब और भी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, देखो सीड का मतलब क्या है,
सीड का मतलब ये होता है कि सीड में अगर हम लोग देखें तो दो स्ट्रक्चर होती है, एक सीड कोट होता है और दूसरा एम्ब्रियो होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम अपने हाथ को इमेजिन करें कि ये सीड है, तो सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा, ठीक है, और चारों तरफ क्या होगा, सीड कोट है, ठीक है। तो सीड को पहले इमेजिन करो कि सीड का मतलब क्या होता है, एक बंद स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, सीड कोट होगा और उसके अंदर क्या मौजूद है, तो उसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद है, ठीक है। अगर इसमें हमारे पास कोई छोटा सा पार्ट हो और उसको हम लोग क्या कर ले, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, ये हमने कागज का टुकड़ा लिया और इस कागज के टुकड़े को हमने क्या किया, अपने इसमें बंद किया, इसको हमने क्या माना, एम्ब्रियो, ठीक है। और ये हमने माना ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो। ये होता है सीड का मतलब, ठीक है। तो सीड में बाहर क्या है, सीड कोट है और उसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये जो सीड कोट है इसको किसने बनाया, तो हम बार बार कह रहे हैं ना, एंटुगमेंट। तो ये जो एंटुगमेंट होता है, तो ओव्यूल में जो एंटुगमेंट्स होते हैं, ठीक है, अभी हम लोग आगे चलकर ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उसमें एंटुगमेंट्स देख लेंगे। तो ओव्यूल में जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको हम लोग एंटुगमेंट कहते हैं, और यही एंटुगमेंट क्या बना देता है, सीड कोट बना देता है। तो समझ गए कि ओव्यूल में सीड कोट किसने बनाया, एंटुगमेंट में ने। और इस ओव्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, एम्ब्रियो। तब जाकर इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सीड। अगर हम इस एम्ब्रियो को बाहर कर दें, ठीक है, और सिर्फ एंटुगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को रखें, एम्ब्रियो ये है, एंटुगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ये है, ठीक है, तो फिर इस स्ट्रक्चर को हम सीड नहीं कहेंगे। सीड हम इसको तभी कहेंगे जब इसके पास क्या होगा, तो सीड हम इसको तभी कहेंगे जब इसके अंदर क्या मौजूद होगा, एम्ब्रियो मौजूद होगा, ठीक है। इस बात को तो आप समझ गए। अब देखो इससे हम सीड हैबिट की नेक्स्ट कंडीशन को कैसे रिलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनकर सोचना है, ठीक है। अब अगर सोचो कि ये ओव्यूल है, तो अगर ये ओव्यूल है, ठीक है, आपने अभी लाइफ साइकिल में देखा भी था, अगर ये ओव्यूल है तो ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है। इसका मतलब सीड बनने के लिए ज़रूरी है ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो का बनना। ओव्यूल क्या है, मेगा स्पोरेंजियम है। इसका मतलब सीड बनने के लिए जरूरी है कि मेगा स्पोरेंजियम के अंदर एम्ब्रियो का बनना, ठीक है। अब देखो ये मेगा स्पोरेंजियम है। मेगा स्पोरेंजियम किसका पार्ट होता है, स्पोरोफाइट का पार्ट है। आपको बताया ना, मेगा स्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल। और आपको याद है ओव्यूल किसका पार्ट था, तो आप याद करो, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल था और ये सब किसका पार्ट था, स्पोरोफाइट का। तो मेगा स्पोरेंजियम किसका पार्ट हुआ, स्पोरोफाइट का पार्ट हुआ। मेगा स्पोरेंजियम की हर सेल डिप्लॉयड होगी, ठीक है। तो अगर मेगा स्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल स्पोरोफाइट का पार्ट है, तो ये मतलब हुआ कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्पोरोफाइट में रहते हुए ही होना चाहिए। मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्पोरोफाइट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो स्पोरोफाइट के अंदर अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है, तो अब सोचो एम्ब्रियो की हम प्रायर स्टेज सोचते हैं। एम्ब्रियो बनने से पहले ये क्या रहा होगा, तो एम्ब्रियो बनता किससे है, जाइगोट से, ठीक है। तो इसका मतलब है जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना है वो भी कहाँ बनना चाहिए, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर बनना चाहिए। तो सीड बनने के लिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ होना चाहिए, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अभी सिर्फ आप सुनते रहो, आप सारी बातें समझ जाओगे कि ये क्यों की जा रही हैं, ठीक है। फिर देखो जाइगोट से पहले ये क्या रहा होगा, सोचो ये जाइगोट से पहले क्या रहा होगा, तो जाइगोट से पहले ये रहा होगा फीमेल गैमेट, ठीक है। आपको पता ना फीमेल गैमेट में जब फर्टिलाइजेशन हुआ है तभी जाइगोट बना, तो फीमेल गैमेट रहा होगा, ठीक है। तो सोचो फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। फीमेल गैमेट मेगा स्पोरेंजियम के अंदर बनना चाहिए, फर्टिलाइजेशन मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होना चाहिए, तभी तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ होगा, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होगा, ठीक है। इसका मतलब है दो इवेंट हम लोग निकल कर आ गए, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये दोनों ही कहाँ होना चाहिए, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। अगर सोचो फर्टिलाइजेशन ही मेगा स्पोरेंजियम के बाहर, अगर ही सोचो फीमेल गैमेट आउटसाइड द मेगा स्पोरेंजियम होता, अगर फीमेल गैमेट आउटसाइड द मेगा स्पोरेंजियम होता तो फर्टिलाइजेशन बाहर होता, जाइगोट बाहर बनता, एम्ब्रियो बाहर बनता, क्लियर, ठीक है। तो फिर मेगा स्पोरेंजियम अलग, एम्ब्रियो अलग, तब सीड का फॉर्मेशन ही नहीं। सीड का मतलब ये कि क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहाँ होना चाहिए, ओव्यूल के अंदर होना चाहिए, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ होने चाहिए, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। मेगा स्पोरेंजियम स्पोरोफाइट का पार्ट है, मतलब फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ होना चाहिए, स्पोरोफाइट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब एक और बात सोचो, फीमेल गैमेट,
फीमेल गैमेट किससे बना? तो फीमेल गैमेट बना है फीमेल गैमेटोफाइट से, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो भी कहाँ होना चाहिए? मेगास्पोरेंजियम के अंदर। फीमेल गैमेटोफाइट जब इसी के अंदर बनेगा, फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होगा, तभी तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसी के अंदर होगा, तब इसके अंदर एम्ब्रियो आ पाएगा, ठीक है। इसका मतलब डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फिर फर्टिलाइजेशन एंड देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये तीनों ही इवेंट कहाँ होने चाहिए? ये तीनों ही इवेंट इसके अंदर होने चाहिए। किसके अंदर होने चाहिए? मेगास्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। अब सोचो ये फीमेल गैमेटोफाइट किससे बना है? तो फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोर से बना है। तो मेगास्पोर से जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ होना बनना चाहिए? यहाँ, मतलब गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए। तो गैमेटोफाइट किससे बना? मेगास्पोर। तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन किसके अंदर होना चाहिए? इसी के अंदर होना चाहिए। तो मेगास्पोर का भी फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए? मेगास्पोरेंजियम के अंदर होना चाहिए। और वो तो होगा ही। वो क्यों होगा? क्योंकि मेगास्पोरेंजियम का काम ही होता है मेगास्पोर बनाना, स्पोरेंजियम का काम ही होता है स्पोर बनाना। माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर बनाएगा, मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर बनाएगा, ठीक है। तो अगर ये मेगास्पोरेंजियम है तो ये बात तो पक्की है कि ये मेगास्पोर बनाएगा, तो मेगास्पोरेंजियम मियोसिस करके मेगास्पोर बना देगा, ठीक है। लेकिन मेगास्पोर बनने के बाद भी जितने आगे के इवेंट है वो सब कहाँ होने चाहिए? मेगास्पोरेंजियम के अंदर। आगे के इवेंट कौन है? मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट यही बनना चाहिए, फर्टिलाइजेशन इसी के अंदर होना चाहिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसी के अंदर होना चाहिए। तब जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो आप इस स्ट्रक्चर को सीड कहोगे ना, ठीक है। अब देखो, अब जो हम बातें बोलेंगे उससे एक्चुअल में आपको फीलिंग आएगी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, पहले नेचर का नॉर्मल रूल क्या है? नेचर ने नॉर्मली जो है स्पोरेंजियम को क्या सोचकर बनाया था पहले? तो प्रकृति ने, मतलब नेचर ने, मतलब गॉड ने जब इस दुनिया में स्पोरेंजियम बनाया तो उसने ये सोचकर स्पोरेंजियम बनाया था कि मैं स्पोरेंजियम बना रहा हूँ और स्पोर बनेंगे और फिर स्पोरेंजियम फट जाना चाहिए और स्पोर डिस्पर्स हो जाना चाहिए। आपको पता है स्पोर का एक उद्देश्य, स्पोर का एक एम होता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो स्पोर का एक एम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो नेचर ने ये सोचकर स्पोरेंजियम बनाया कि जब स्पोर बने तो ये डिस्पर्स हो जाए, मतलब ये फट जाए और स्पोर बिखर जाए, ठीक है। लेकिन अब आप एनालाइज करो, इसको कनेक्ट करो, जहाँ सीड बनता है वहाँ क्या ऐसा हुआ? अभी जब हमने सीड बनाने के लिए मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर बनाया तो क्या मेगा स्पोर बनाने के बाद हमने मेगा स्पोरेंजियम को डेहिस कराया था? मेगा स्पोरेंजियम को बर्स्ट कराया था? क्या मेगा स्पोर को डिस्पर्स कराया था? नहीं कराया ना। अगर आप सोचो, अगर मानो प्रकृति ने जो सोचकर पहले स्पोरेंजियम बनाया था अगर वही सोचकर वो मेगा स्पोरेंजियम को भी बनाता तो सीड बनता ही ना। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मानो मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर बन जाता और मेगा स्पोरेंजियम फट जाता और मेगा स्पोर दूर जाकर गिरता तो मेगा स्पोरेंजियम तो मेन प्लांट से ही अटैच रह जाता। हम मेन प्लांट है, मेगा स्पोरेंजियम तो स्पोरोफाइट से अटैच रह जाता। और मेगा स्पोर कहाँ जाकर गिरते हैं? मेगा स्पोर दूर जाकर गिरता। तो फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बनता? तो फीमेल गैमेटोफाइट, स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा ना, तो फीमेल गैमेटोफाइट भी मेगा स्पोरेंजियम से दूर बनता, जाइगोट भी दूर बनता, एम्ब्रियो भी क्या बनता? दूर बनता। तो एम्ब्रियो अलग बनता और मेगा स्पोरेंजियम अलग होता। तो क्या कभी सीड जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सकता था? नहीं हो सकता था। इसका मतलब है कि अगर सीड बनाना है तो मेगा स्पोरेंजियम को स्पोरेंजियम के नेचर के अगेंस्ट जाना होगा, ठीक है। और मेगा स्पोरेंजियम को स्पोरेंजियम के नेचर के अगेंस्ट जाने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब मेगा स्पोरेंजियम मेगा स्पोर को बना ले उसके बाद भी मेगा स्पोरेंजियम को फटना नहीं है, मेगा स्पोरेंजियम को डेहिस नहीं होना है, ठीक है। और अगर मेगा स्पोरेंजियम नहीं फटेगा तो मेगा स्पोर यही बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट भी इसी के अंदर बन जाएगा, जाइगोट भी इसी के अंदर, मतलब फर्टिलाइजेशन भी इसी के अंदर हो जाएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी इसी के अंदर हो जाएगा। तो एम्ब्रियो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर एम्ब्रियो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर आ गया तब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? सीड कहेंगे। इसका मतलब अब आपके दिमाग में ये बात चली गई कि अगर सीड बनाना है तो मेगा स्पोरेंजियम को फटना
मेगा स्पोर बनने के बाद फटना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कि मेगा स्पोर बनने के बाद भी नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद भी नहीं फटना है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद भी नहीं फटना है, मतलब मेगा स्पोरेंजियम को कभी नहीं फटना है, ठीक है। और सारे इवेंट स्पोर बनने के बाद से लेकर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक के सारे इवेंट्स कहाँ होने चाहिए, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होना चाहिए। क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? ठीक है, इन बातों को बार बार सुनना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है 98-99% स्टूडेंट सीड हैबिट को लेकर क्या कहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। एग्जामिनर हमेशा जब भी वो सीड हैबिट पर सवाल बनाता है ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का दिमाग क्या होता है, मतलब अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन उसने बनाने की कोशिश की तो आप समझिए बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप लोगों को जितना हमने पढ़ाया, ठीक है, सीड हैबिट को लेकर, अगर आप इन सब बातों को समझ गए तो आप एग्जामिनर का क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। चलो फिर से एक बात और सिलेजिनला के केस में आते हैं, ठीक है। तो प्लांट किंगडम्स को रिलेट ही करते हैं, सिलेजिनला के केस में आते हैं। सिलेजिनला के केस में क्या होता है, आपको पता है सिलेजिनला में मेगा स्पोरेंजियम है, ठीक है। सिलेजिनला में मेगा स्पोरेंजियम है, लेकिन सिलेजिनला के केस में क्या होता है कि ये जो मेगा स्पोर जब बन जाता है, तो मेगा स्पोर बनने के बाद मेगा स्पोर इसके साथ परमानेंटली एसोसिएट नहीं रहता है, मतलब कभी ना कभी मेगा स्पोरेंजियम फट जाता है और जो इसके अंदर की स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाती है। जैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं, सिलेजिनला में जैसे मेगा स्पोरेंजियम है, ठीक है, मेगा स्पोर बना, तो मेगा स्पोर बनने के सिलेजिनला की बहुत सारी स्पीसीज होती है, तो सिलेजिनला की कुछ स्पीसीज में ये मेगा स्पोर बनने के बाद फट जाएगा, तो मेगा स्पोर अलग हो जाएगा और मेगा स्पोरेंजियम अलग हो जाएगा, ठीक है। मेगा स्पोर अलग, मेगा स्पोरेंजियम अलग, ठीक है। तो फिर अगर सोचो मेगा स्पोर अलग हो गया तो फिर फीमेल गैमेटोफाइट वहां बनेगा, जाइगोट वहां बनेगा, एम्ब्रियो वहां बनेगा, एम्ब्रियो अलग, ये अलग, इसका मतलब है सीड की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि मेगा स्पोर बनने के बाद नहीं फटा, और स्पोर से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ हुआ, इसी के अंदर हुआ, और स्पोर से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट अगर मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होता है तो उसको इन सीटू डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर स्पोर से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मेगा स्पोरेंजियम के अंदर हो गया, ठीक है, तो फिर गैमेटोफाइट बनने के बाद मानो फट गया, तो गैमेटोफाइट बनने के बाद फट गया तो फीमेल गैमेटोफाइट अलग हो जाएगा, तब भी फीमेल गैमेट वहां रहेगा, जाइगोट एम्ब्रियो वहीं बनेगा, एम्ब्रियो अलग, मेगा स्पोरेंजियम अलग, तब भी सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लेते कि फीमेल गैमेटोफाइट बनने के बाद नहीं फटता है, फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनने के बाद फट गया, तो जाइगोट अलग हो जाएगा, तो जाइगोट अलग और क्या कहते हैं ये मेगा स्पोरेंजियम अलग, तो फिर एम्ब्रियो वहां बनेगा, मेगा स्पोरेंजियम यहाँ रहेगा, तब भी सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो सिलेजिनला के केस में क्या होता है कि कभी ना कभी ये मेगा स्पोरेंजियम क्या होता है, फट जाता है, और कभी ना कभी अगर ये मेगा स्पोरेंजियम फट गया, इसका मतलब जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेगा स्पोरेंजियम के साथ परमानेंटली एसोसिएट नहीं होता, ठीक है। और मेगा स्पोरेंजियम पेरेंट स्पोरोफाइट है, इसका मतलब है सिलेजिनला के केस में जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ परमानेंटली एसोसिएट नहीं होता। क्लियर हो गई बात। और जहां पर भी सीड बनेगा जिम्नो और एंजियो में, वहां पर फीमेल गैमेटोफाइट को अप टू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब परमानेंटली फीमेल गैमेटोफाइट को परमानेंटली पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ एसोसिएट रहना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि गैमेटोफाइट का बनना, फर्टिलाइजेशन का होना और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सारे इवेंट्स मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एंजियोस्पर्म वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और एंजियोस्पर्म में सीड है तो फिर हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि एंजियोस्पर्म में अगर सीड है तो मेगा स्पोरेंजियम कभी बस्ट नहीं होगा। फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सब कहाँ होंगे, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होंगे, ठीक है। तो अब आपने पहले से गेस कर लिया ना कि एंजियोस्पर्म में सीड हैबिट है तो फिर क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं मेगा स्पोरेंजियम never bursts। मेगा स्पोरेंजियम कभी नहीं फटेगी, डेहिसेस। मेगा स्पोरेंजियम कभी नहीं फटेगा, मेगा स्पोरेंजियम नेवर बर्स्ट्स और नेवर डेहिसेस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट, तो एग्जामिनर इस वाली लाइन को लिखना ज्यादा पसंद करेगा, ठीक है। दैट मीन्स फीमेल
gametophyte retains on parent sporophyte permanently। ठीक है, समझ गए? दैट मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्स ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट परमानेंटली। यहाँ पर पेरेंट स्पोरोफाइट का रेफरेंस क्या है? मेगास्पोरेंजियम। परमानेंटली एसोसिएशन का क्या मतलब है? दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेगास्पोर के बाद फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ होना चाहिए? मेगास्पोरेंजियम के अंदर। और अगर मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है ना तो उसको बोलते हैं इन सीटू डेवलपमेंट, इन सीटू डेवलपमेंट, ठीक है। और अगर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है तो इसी को कहते हैं डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ठीक है। अभी हमने आपको डिपेंडेंसी बताई थी ना, इसी को कहते हैं डिपेंडेंट गैमेटोफाइट। जब हम आपको बता रहे थे कि फीमेल गैमेटोफाइट का साइज क्यों रिड्यूस होता है, ठीक है। अब देखो डिपेंडेंट गैमेटोफाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो डिपेंडेंट फीमेल गैमेटोफाइट, अगर हम यहाँ तो फीमेल गैमेटोफाइट ही है, डिपेंडेंट फीमेल गैमेटोफाइट। क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? मेगास्पोरेंजियम के अंदर। और मेगास्पोरेंजियम क्या है? स्पोरोफाइट है। इसका मतलब है कि फीमेल गैमेटोफाइट किस पर डिपेंड है? तो फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पर क्या है? डिपेंड है, ठीक है। तो इन सीटू डेवलपमेंट मतलब इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। तो अगर मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है तो मतलब स्पोरोफाइट के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। इसका मतलब है कि फीमेल गैमेटोफाइट अपने डेवलपमेंट के लिए किस पर डिपेंड है? तो फीमेल गैमेटोफाइट अपने डेवलपमेंट के लिए पेरेंट स्पोरोफाइट पर डिपेंड है, ठीक है। इस बात को अगर फील ना हो रहा हो ना तो आप देखो, जैसे जो लोग सीड नहीं बनाते वहाँ स्पोरेंजियम फट जाता है, स्पोरेंजियम फट जाता है तो स्पोर बिखर जाता है और स्पोर दूर जाकर गैमेटोफाइट बनाता है। इसका मतलब है कि गैमेटोफाइट अपने डेवलपमेंट के लिए स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं है। तो जहाँ सीड नहीं बनता है वहाँ गैमेटोफाइट कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। और जहाँ सीड बनता है वहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट को स्पोरोफाइट पर डिपेंड होना पड़ेगा। तभी हमने आपसे बोला कि ये एंजियोस्पर्म में हाईली रिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक क्यों होगा? क्योंकि गैमेटोफाइट को डिपेंडेंट होना है और गैमेटोफाइट का साइज जितना रिड्यूस होगा, ठीक है, तो स्पोरोफाइट उतनी ही आसानी से उसकी डिपेंडेंसी को अफोर्ड कर पाएगा। तो फिर एंजियोस्पर्म और ज़्यादा सक्सेसफुली किसका फॉर्मेशन कर पाएगा? सीड फॉर्मेशन। तो फिर एंजियोस्पर्म के केस में सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये तो पहला इवेंट है, ठीक है। सेकंड, फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट all these events must take place all these events must take place inside ovule, इनसाइड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो इनसाइड ओव्यूल मतलब इनसाइड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब देखो सीड हैबिट के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हो जाएंगी। तो सीड हैबिट के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड हो गई? सबसे पहले क्या होना चाहिए? ओव्यूल होना चाहिए, एंटोगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। जहाँ ओव्यूल है, कॉमन सेंस की बात है, जहाँ मेगास्पोरेंजियम है वहाँ माइक्रोस्पोर मेगास्पोर अलग होगा, मतलब हेटेरोस्पोर ही होगी, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम नेवर बस्ट, मेगास्पोरेंजियम को कभी नहीं फटना चाहिए। फिर या तो इस तरह से लिख सकते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्स ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्स ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट परमानेंटली, ठीक है। परमानेंटली स्पोरोफाइट का रेफरेंस यहाँ पर कौन है? मेगास्पोरेंजियम। मतलब फीमेल गैमेटोफाइट मस्ट बी परमानेंटली एसोसिएटेड विद पेरेंट स्पोरोफाइट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? परमानेंट एसोसिएशन का मतलब है फीमेल गैमेटोफाइट के परमानेंट एसोसिएशन का क्या मतलब है? फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट,
फिर उसके बाद फर्दर जितने भी इवेंट है, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये सब कुछ कहाँ होना चाहिए, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सीड हैबिट की कंडीशन समझ में आ गई। अब सिलेजिनिला का केस हम सिर्फ बोलते हैं, ठीक है, आप लोग चाहो तो उसको लिख लेना। जब आप पढ़ोगे ना प्लांट किंगडम एनसीईआरटी में, तो उसमें लिखा हुआ है कि इन सिलेजिनिला, ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, तो सिलेजिनिला में प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट का मतलब है सीड हैबिट की कुछ प्रायर कंडीशंस मौजूद है। ठीक है, जैसे उसमें मेगा स्पोरेंजियम मौजूद है, उसमें हेट्रोस्पोरी मौजूद है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो सीड नहीं बना पाता है। फिर भी वो सीड क्यों नहीं बना पाता है, क्योंकि सिलेजिनिला के केस में जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ परमानेंट एसोसिएशन में नहीं है। फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्स ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। अब देखो, आप पढ़ना एनसीईआरटी वहां पर प्लांट किंगडम में, वहां पर लिखा है सिलेजिनिला के केस में फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्स ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पर वेरिएबल पीरियड के लिए, हमने कहा ना सिलेजिनिला की अलग अलग स्पीसीज में कभी ना कभी मेगा स्पोरेंजियम बस्ट हो जाता है। कुछ स्पीसीज में फीमेल गैमेटोफाइट बनने के बाद सेपरेट हो जाएगा, कुछ स्पीसीज में जाइगोट बनने के बाद सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कुछ स्पीसीज में एम्ब्रियो बनने के बाद सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि वहां पर वो परमानेंट एसोसिएशन में नहीं है, लेकिन जहां पर भी सीड बनना है वहां पर परमानेंट एसोसिएशन में होना है। ये बात क्लियर हो गई। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ठीक है, क्या गैमेटोफाइट को डिपेंडेंट होना चाहिए, तो यस, आपको पता है जब परमानेंटली एसोसिएशन है तो फिर ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर परमानेंट एसोसिएशन है तो फीमेल गैमेटोफाइट को क्या होना चाहिए, तो फीमेल गैमेटोफाइट को तो डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। मतलब फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होना चाहिए, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। मतलब उसका डेवलपमेंट पेरेंट स्पोरोफाइट पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। क्लियर हो गई बात। और अगर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होता है तो उसको इन सीटू डेवलपमेंट कहते हैं, उसको डिपेंडेंट गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को एंजियोस्पर्म के साथ लिंक करते हैं। तो हमको कैसे सोचना है, एंजियोस्पर्म, अगर एंजियोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन है तो इसका मतलब एंजियोस्पर्म में ओव्यूल होता होगा। ये बात क्लियर हो गई, बिना पढ़े हम लोग गेस कर सकते हैं एंजियोस्पर्म में ओव्यूल है। ठीक है, दूसरा, इसका अगर सीड का फॉर्मेशन है तो एंजियोस्पर्म में हेट्रोस्पोर ही है। यस, माइक्रोस्पोर भी होगा, मेगास्पोर भी होगा। तो फिर माइक्रोस्पोर को बनाने वाली स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम अलग होगी, मेगास्पोर को बनाने वाली स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजियम क्या होगा, अलग होगा। ये भी हम लोग गेस कर सकते हैं। अगर एंजियोस्पर्म में सीड हैबिट है तो इसका मतलब है कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब है फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ होगा, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। मतलब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ होगा, ओव्यूल में होगा। और ऐसा तो हमने आपको लाइफ साइकिल में ही दिखाया ना। अब अगर हम सीधे स्लाइड 1 में चले जाएं, ठीक है, अब देखो, मतलब बिना पढ़े हम सारी बातों को क्या कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्पोरोफाइट का पार्ट है ना, स्पोरोफाइट, फ्लावर स्पोरोफाइट का पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी स्पोरोफाइट का पार्ट है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो भी स्पोरोफाइट का पार्ट है। ओव्यूल मतलब मेगा स्पोरेंजियम। अब देखो, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस से मेगा स्पोर बना, और मेगा स्पोर में माइटोसिस होकर जो फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है वो भी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही बन रहा है। तो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। इसका, और मेगा स्पोरेंजियम किसका पार्ट है, तो मेगा स्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल, ओव्यूल किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है। इसका मतलब है फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, स्पोरोफाइट के अंदर हो रहा है। इसका मतलब है कि फीमेल गैमेटोफाइट अपने डेवलपमेंट के लिए किस पर डिपेंड है, तो फीमेल गैमेटोफाइट अपने डेवलपमेंट के लिए किस पर डिपेंड है, स्पोरोफाइट पर डिपेंड है। तो इसका मतलब है यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होगा, एंजियोस्पर्म के केस में डिपेंडेंट होगा। अब देखो, ये मेगा स्पोरेंजियम है, ओव्यूल है, मतलब पेरेंट स्पोरोफाइट है, और इसी के अंदर गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट बनने के बाद भी फर्टिलाइजेशन भी देखो, ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर गैमेटोफाइट है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जाइगोट बनने के बाद, एम्ब्रियो बनने के बाद भी क्या कहते हैं, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो किससे एसोसिएट रहता है, ओव्यूल के साथ एसोसिएट रहता है। तभी तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ओव्यूल ही तो सीड में कन्वर्ट होगा। तो अब अगर आपका धीरे धीरे अप्रोच डेवलप हो गई ना, तो फिर ये आपको बड़े कॉमन सेंस की बात लगेगा कि अगर ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो है, तो फिर इसका मतलब है फीमेल गैमेटोफाइट ने कभी भी पेरेंट स्पोरोफाइट को नहीं छोड़ा। समझ गए। तो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो बना ही किससे, तो एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट से तो आ रहा है। फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट जाइगोट एम्ब्रियो, और ये सीड क्या है, तो सीड तो ओव्यूल है। ओव्यूल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेंट स्पोरोफाइट को। और एम्ब्रियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एम्ब्रियो फ्यूचर स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम्ब्रियो आया किससे, फीमेल गैमेटोफाइट में ही इवेंट्स हुए, उससे आया है। तो फीमेल गैमेटोफाइट और पेरेंट स्पोरोफाइट परमानेंटली एसोसिएट है।
सीधी सी बात, ठीक है, प्रैक्टिकली नेचर को फील करने की बात, जहां सीड है वहां पर फीमेल गैमेटोफाइट और पेरेंट स्पोरोफाइट एक दूसरे से परमानेंट एसोसिएशन में है। तो ऐसा तो एंजियोस्पर्म में होगा ही, ठीक है। और फिर देखो इसका जर्मिनेशन हो जाएगा और ये एम्ब्रियो मतलब नया प्लांट फ्यूचर स्पोरोफाइट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसका मतलब ध्यान दो, यहाँ पर जब तक बच्चे का विकास नहीं हो गया, जब तक एम्ब्रियो ने नया प्लांट नहीं बना दिया, तब तक पेरेंटल प्लांट या मदर जो है वो एम्ब्रियो के साथ किसी ना किसी रूप में क्या रहता है, एसोसिएट रहता है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एम्ब्रियो को किस हद तक, कितना अच्छे तरीके से क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, मदर का केयर मिल रहा है। क्लियर हो गई बात। जैसे ह्यूमन के केस में विविपेरी है ना, तो कुछ उस टाइप से है। तो अब आप सोच सकते हो कि एंजियोस्पर्म में सीड का बनना, गैमेटोफाइट का डिपेंडेंट होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इंडिकेट कर रही है कि एंजियोस्पर्म अपने आप में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। इसी वजह से पूरे प्लांट किंगडम में लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ, पूरे प्लांट किंगडम में जो लार्जेस्ट ग्रुप है वो कौन है, एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो अब आपको ये बिल्कुल बच्चों वाली कहानी लग रही होगी, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट कौन होता है, गैमेटोफाइट कौन होता है, मेल गैमेटोफाइट कौन होगा, फीमेल गैमेटोफाइट कौन होगा, एंजियोस्पर्म में क्यों हेटेरोस्पोरी है, एंजियोस्पर्म में क्यों पॉलन ग्रेन है, एंजियोस्पर्म में क्यों हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट है जिसको हम लोग एम्ब्रियोसैक कहते हैं, एंजियोस्पर्म में आर्किगोनियम क्यों नहीं है, एंजियोस्पर्म में एंथ्रीडियम क्यों नहीं है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन और वाटर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी से कैसे रिलेटेड है, एंजियोस्पर्म इतना ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है, एंजियोस्पर्म के केस में सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल क्यों है, एंजियोस्पर्म के केस में फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ परमानेंटली एसोसिएट क्यों है, एंजियोस्पर्म के केस में जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो डिपेंडेंट क्यों है, ठीक है। डिपेंडेंट समझ गए ना, बार बार हम कह रहे हैं डिपेंडेंट मतलब पेरेंट स्पोरोफाइट मतलब मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम कैसे पेरेंट स्पोरोफाइट का पार्ट है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और ये जो डिपेंडेंसी है, सीड का फॉर्मेशन है, इन सब का फायदा क्या है, इन सीटू डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। और सिलेजिनेला के केस में प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट है, फिर भी वो सीड को नहीं बना पाया। तो वो सीड को क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वहां पर फीमेल गैमेटोफाइट और पेरेंट स्पोरोफाइट का परमानेंट एसोसिएशन नहीं है, और यहाँ पर परमानेंट एसोसिएशन है, ठीक है। और यहाँ तक कि अप टू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट परमानेंट एसोसिएशन नहीं है, यहाँ तक कि जब तक नया प्लांट नहीं बन जाता है, जर्मिनेशन नहीं हो जाता है, तब तक देखो ओव्यूल, ओव्यूल तो पेरेंट स्पोरोफाइट है ना, ओव्यूल जो है वो एम्ब्रियो का साथ नहीं छोड़ता। मतलब मदर जो है अपनी फ्यूचर प्रोजेनी को तब तक उसके साथ बनी रहती है जब तक कि किसका फॉर्मेशन नहीं हो जाता, नए प्लांट का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। तो इससे आपको समझ में आता है कि ये कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है। स्टमेन माइक्रोस्पोरोफिल होता है, कार्पेल क्या होता है, मेगा स्पोरोफिल होता है। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, मेगा स्पोरोफिल के अंदर मेगा स्पोरेंजियम होगा। मेगा स्पोरेंजियम ही ओव्यूल है। माइक्रोस्पोरोफिल याद है ना, स्टमेन, और स्टमेन के अंदर क्या कहते हैं, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो कहाँ मिलेंगे, एंथर में मिलेंगे। तो एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में ही माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर माइक्रोस्पोर, फिर उसी से मेल गैमेटोफाइट। देखो कई सारी बुकों में लिखा होता है कि माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट है, नहीं, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट नहीं है, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर माइटोसिस करके बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि आप ऐसे सोचो ना, स्पोर जो होता है वो कैसी स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर। गैमेटोफाइट क्या है, मल्टीसेलुलर। तो जब तक माइटोसिस नहीं होगी मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर नहीं आएगी। जैसे हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज का है, तो टू सेल्ड स्टेज का भी मतलब है मोर देन वन सेल हो गया, ठीक है। तो अगर पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज है तो पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर होगा या मेल गैमेटोफाइट होगा। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होगा, ठीक है। माइक्रोस्पोर का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्पोर का मतलब होता है कि उसे कैसा होना चाहिए, टेक्निकली यूनिसेलुलर हैप्लॉइड होना चाहिए। और पॉलन ग्रेन चाहे टू सेल्ड है चाहे थ्री सेल्ड है, अगर टू सेल्ड थ्री सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये सब हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो भी इसका मतलब है कि पॉलन ग्रेन हर हाल में क्या है, गैमेटोफाइट है। आप किसी भी तरह से सोचिए, ठीक है। इन सब बातों को बार बार पढ़िए और फिर पूरे प्लांट किंगडम के साथ इन सब बातों को क्या कर दो, लिंक कर दो, ठीक है। तो अब समझ में आया कि यहाँ पर मेगा स्पोरेंजियम क्यों मौजूद है, अब समझ में आया कि यहाँ पर हेटेरोस्पोरी क्यों मौजूद है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा, हेटेरोस्पोरी है, माइक्रोस्पोर है, मेगास्पोर है, माइक्रोस्पोरेंजियम अलग, मेगास्पोरेंजियम अलग, मतलब
माइक्रोस्पोर को बनाने वाली स्ट्रक्चर अलग, मेगास्पोर को बनाने वाली स्ट्रक्चर अलग। माइक्रोस्पोर को बनाने वाली स्ट्रक्चर स्टैमेन में मौजूद है और मेगास्पोर को बनाने वाली स्ट्रक्चर कहाँ पर मौजूद है, कार्पेल में मौजूद है। इस वजह से स्टैमेन और कार्पेल जैसी स्ट्रक्चर आती है और स्टैमेन और कार्पेल को लेकर जो स्ट्रक्चर आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावर। ठीक है, तो बस यहीं पर रुकते हैं। कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमने आपका क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब उसके बाद हम लोग प्रॉपर एक एक बात क्या करेंगे, प्रॉपर सीक्वेंस में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टैमेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कार्पेल के बारे में पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि स्टैमेन और कार्पेल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। अब आपके दिमाग में पूरा एक फ्रेमवर्क इस चैप्टर का क्या हो चुका है, तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब आप लोग पढ़ोगे तो अब आप लोगों को और भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर डिटेल में स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए थैंक यू।